Hello ADPians, hello everyone, welcome to ADP Star, the super learning platform. Myself Harsh Malav, and today we are going to have the topics, we are having the discussion of the topics definite integration, area under curve and differential equation. All three are based on the integration. तीनों के तीनों चैप्टर इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड हैं. सबसे पहले वाले चैप्टर से शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहला वाला चैप्टर क्या है बच्चों? डेफिनेट इंटीग्रेशन. अब डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या देता है? सबसे पहले तो ज्योमेट्रिकली हम बताएं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें देता क्या है. डेफिनेट इंटीग्रेशन विल गिव अस द अलजेब्रिक एरिया. हमें अलजेब्रिक एरिया देगा. अगर मान लीजिए मैं इंटीग्रेट करता हूं, इफ आई इंटीग्रेट ए से लेके बी, इफ आई इंटीग्रेट ए से लेके बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा बेटा अलजेब्रिक एरिया. अलजेब्रिक एरिया कहां से कहां तक? ए से लेके बी के बीच में, जहां पे एफ एक्स ट्रैवल कर रहा होगा. अच्छा, सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जैसे मान लीजिए मुझे ए से लेके बी तक अगर इंटीग्रेशन करना है, और ए से लेके बी तक इंटीग्रेशन करने पे एफ एक्स का वो कैपिटल एफ एक्स आता है, तो हमें लिमिट पुट करनी होती है ए से लेके बी. तो सबसे पहले बी लिमिट पुट करेंगे तो इट विल बिकम एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. इस तरीके से हमें आंसर मिलता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में. अब सबसे बड़ी गलती क्या करता है बच्चा, वो मैं बताता हूं आपको. मिस्टेक क्या होती है, ध्यान से देखिएगा. अगर मान लीजिए मैंने आपको एक इंटीग्रेशन किया 1 से लेके 2, इट विल बी एक्स स्क्वायर इंटू में डी ऑफ एल एन एक्स. मैंने ऐसे लिख दिया 1 से लेके 2x स्क्वायर इंटू डी ऑफ एल एन एक्स. यू आर हैविंग टाइम, यू कैन कैलकुलेट इट. अगर कोई बच्चा इसको कैलकुलेट करना चाहता है तो कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताए. मतलब आंसर बताए इन द सेंस अपने आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर निकालिए कि इसका आंसर क्या आएगा. 1 से लेके 2x स्क्वायर डी ऑफ एल एन एक्स. अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हैं. आपने आंसर निकाल लिया होगा, तो लेट मी चेक कि आपका आंसर सही आता है कि नहीं आता. जिन बच्चों ने इसको ऐसे सॉल्व किया है 1 से लेके 2x स्क्वायर इंटू डी ऑफ एल एन एक्स को आप लिख सकते हैं 1/x इंटू में डी एक्स. राइट, ये हो जाएगा 1 से लेके 2x इंटू डी एक्स. कितने बच्चों ने ऐसे किया है? कितने प्रतिशत बच्चों ने ऐसा किया है कि 1 से लेके 2 ये हो जाएगा सर x इंटू डी एक्स? जिन लोगों ने ऐसे किया है ना, अच्छा इंटीग्रेट कर दिया होगा, फिर उसके बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2. भाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट लगा दी होगी 1 से लेके 2. सही बात है. कितने लोगों ने ऐसा किया? कितने लोगों ने ऐसा किया? जिन लोगों ने ऐसा किया दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. अरे सर दिल टूट गया हमारा. बिल्कुल तुम गलत हो. उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये, यहां पे आप देख सकते हैं डी ऑफ एल एन एक्स है. व्हाट इज डी ऑफ एल एन एक्स? अगर आप डी एक्स लिखते हो तो लिमिट जो होती है वो एक्स की लगी होती है. तो डी ऑफ एल एन एक्स लिखा हुआ है तो लिमिट एल एन एक्स की है बाबा, तो लिमिट चेंज करनी पड़ेगी बाबा. तो यहां पे आप देख सकते हैं कि आप अगर इसको इस तरह से लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर इंटू 1/x, यहां से बता रहा हूं एक्स स्क्वायर इंटू 1/x इंटू में डी एक्स लिख रहे हैं, तो आपको लिमिट को चेंज करना पड़ेगा. सबसे पहले क्या होगा? एल एन एक्स अगर 1 के बराबर होगा एक्स बराबर ई आ जाएगा. एल एन एक्स जब 1 के बराबर होगा एक्स बराबर ई आ जाएगा. जब एल एन एक्स 2 के बराबर होगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर आ जाएगा. नाउ इट इज परफेक्टली फाइन. अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और लिमिट जो लगेगी वो ई से लेके ई स्क्वायर लगेगी, क्योंकि अब जो है वो एक्स की लिमिट लगी है. राइट ये छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है, जहां पे हम सबसे ज्यादा गलती कर बैठेंगे. ऐसी गलती करवाई जा सकती है जेईई मेंस में, और आप बहुत खूबसूरती से इस गलती को करते हुए निकलेंगे. आपको हवा भी नहीं लगेगी कि आप निकल चुके गलती करके, और डेफिनेटली आंसर तो होगा ही सही. अगर उसको गलती करवानी है तो आंसर तो देगा ही सही, वो पक्की बात है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात पे. प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. कि सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के एक ही फ्रेम में. लेट्स स्टडी ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. तो सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात करते हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? ए से लेके बी एफ एक्स इंटू डी एक्स. इसको आप लिख सकते हैं ए से लेके बी एफ टी इंटू डी टी. चेंज ऑफ वेरिएबल. आप वेरिएबल को चेंज करेंगे तो आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा, आंसर अभी भी वैसा का वैसा ही रहेगा. दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए से लेके बी एफ एक्स इंटू डी एक्स लिखा रहे हैं और कहीं पे एक सी पॉइंट आ रहा है जहां पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो उस पॉइंट को ब्रेक कर सकते हैं इस तरीके से. ए से लेके सी इट विल बी एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी से लेके बी एफ एक्स इंटू डी एक्स. अब किस पॉइंट पे ब्रेक करना है ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है. दैट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन. ऐसा भी हो सकता है 2 बार भी ब्रेक करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है 3 बार भी ब्रेक करना पड़े. दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. लेट्स वी विल सी आफ्टरवर्ड्स व्हेन वी विल डूइंग द क्वेश्चन. तो ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं. तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों? तीसरी प्रॉपर्टी होगी ए से लेके बी. ये बच्चों के बीच में बड़ी प्रचलित है. ए से लेके बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, दैट विल बी इक्वल टू ए से लेके बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू में डी एक्स. ये कौन सा रूल होता है? ये कौन सा रूल होता है? राजा का रूल, यानी किंग्स रूल. इट इज किंग्स रूल. सही बात है. किंग्स रूल क्या होता है बच्चों? ए से लेके बी एफ एक्स इंटू डी एक्स को आप लिख सकते हैं ए से लेके बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स
इंटू डी एक्स। इस प्रॉपर्टी के लिए मैं एक डायलॉग बोलता हूं हमेशा, मतलब बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जहां पे ये प्रॉपर्टी लग जाती है, जल्दी से सवाल सॉल्व हो जाता है। जहां पे कुछ ना समझ में आए ये प्रॉपर्टी लगाएं, जहां कुछ ना समझ में आए ये प्रॉपर्टी लगाएं और आंसर घर ले जाएं। ठीक है, चलिए तो चौथी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है बेटा माइनस ए से लेके एफ एक्स इंटू डी एक्स, माइनस ए से लेके ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इसके दुई आंसर आते हैं। कितने आंसर आते हैं बेटा? दुई। अब दुई आंसर आते हैं तो एक आंसर क्या आएगा? जीरो। कब आएगा? जब फंक्शन ऑड होगा, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स दैट विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स। एक आंसर जीरो आएगा कब? जब एफ ऑफ माइनस एक्स इसके बराबर हो जाएगा माइनस एफ एक्स का। एक आंसर आएगा जीरो, ट्वाइस। जीरो से लेके ए एफ एक्स इंटू डी एक्स कब? जब फंक्शन क्या होगा? इवन। इस केस में तो फंक्शन ऑड हो गया। और इवन कब होगा? जब एफ ऑफ माइनस एक्स ये माइनस एफ एक्स के बराबर आएगा। तो इसके दो आंसर आते हैं, है ना। एक तो बच्चा क्या होता है खटाखट इसका आंसर देता है, ये लो सर संभालो, जीरो। और एक आंसर आएगा ट्वाइस, जीरो से लेके एफ एक्स इंटू डी एक्स व्हेन फंक्शन इज इवन। इन दिस केस द फंक्शन इज इवन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो जीरो से लेके टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है। इसके भी कितने आंसर आते हैं? इसके भी दुई आंसर आते हैं, दुई, है ना, संस्कृत में बोलते हैं दुई। तो जीरो से लेके टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स मुझे इसका वैल्यू निकालना है। तो इसके दो आंसर आते हैं। सबसे पहला आंसर आएगा आपका जीरो और दूसरा आंसर आएगा ट्वाइस जीरो से लेके ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। सही है भाई साहब। ये कब आता है आंसर दूसरा वाला? जब एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स किसके बराबर आता है? एफ एक्स के बराबर। और ये कब आता है? जब एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स किसके बराबर आता है? माइनस एफ एक्स के बराबर। जब एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आएगा तो जब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी और एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर आ गया तो दैट विल बी ट्वाइस जीरो से लेके, यानी आगे टू आ जाएगा, लिमिट आधी हो जाएगी एफ एक्स इंटू डी एक्स। दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेना चाहूंगा। वो छोटा सा एग्जांपल है, लेट अस सपोज आपको सॉल्व करना है जीरो से लेके 12 और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा हुआ है रूट एक्स डी एक्स, ये लिखा हुआ है। जीरो से लेके 12 और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या लिखा हुआ है? रूट एक्स इंटू डी एक्स। सही बात है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? आपको ये चेक करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है? ऑल द क्वांटिटीज विच आर इनसाइड द ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखी हुई सारी क्वांटिटी जहां पे इंटीजर बनेगी वहां पे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अब अंडर रूट कहां पे इंटीजर बनेगा बताओ? अंडर रूट एक्स। एक तो जीरो से वन पे ब्रेक हो जाएगा, राइट। एक तो जीरो से वन पे ब्रेक हो जाएगा। अगला कहां पे ब्रेक होगा? एक से लेके चार पे, क्योंकि रूट 4 इज 2 और इंटीजर बन गया। अगला बताओ 4 के बाद कहां पे ब्रेक होगा? 9 पे। और 9 से कहां चला जाएगा? 12 तक चला जाएगा, राइट। तो एक देख सकते हैं 0 से 1 के बीच में इट विल बी 0, 1 से 4 के बीच में x जा रहा है तो रूट x 1 से 2 के बीच में जाएगा, उस केस में इसका आंसर आ जाएगा 1 इंटू डी एक्स। 4 से 9 के बीच में तो x जा रहा है तो रूट x 2 से 3 के बीच में जाएगा, तो इस केस में आ जाएगा 2 इंटू डी एक्स और इस केस में आ जाएगा 3 इंटू डी एक्स। इस सवाल को इंटीग्रेट कर लेंगे और आप आंसर को घर ले जाएंगे। दिस इज द डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज जो हमने आपको बताई है। तो हम कुछ सवाल करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चनों का सिलसिला चालू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए आप। सबसे पहला सवाल क्या दिखाई दे रहा है आपको बच्चों? π/8 से लेके 3π/8 ln के अंदर 4 + 3 sin x 4 + 3 cos x। अब सवाल में क्या होगा देखो, मैंने एक तरीका बताया है कि जब भी कुछ भी समझ में ना आए तो किंग्स रूल लगाएं। ए से लेके भी एफ एक्स इंटू डी एक्स को आप लिख सकते हैं, ए से लेके भी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। अगर मैं पहले वाले सवाल की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, तो पहले वाले सवाल में हम क्या देख सकते हैं? पहले वाले सवाल में ये देख सकते हैं हम लोग कि अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या किया, दोनों को ऐड किया तो a प्लस बी करेंगे तो 3π/8, ठीक है। 3π/8 प्लस का π/8 माइनस का x हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4π/8 माइनस का x, दैट विल बी इक्वल टू π/2 माइनस x। x की जगह क्या पुट कर देंगे? π/2 माइनस x, तो ये हो जाएगा कितना? π/8 से लेके 3π/8, यहां पे आ जाएगा ln के अंदर 4 + 3 टाइम्स x की जगह π/2 माइनस x, तो बाबा ये cos x हो जाएगा। और नीचे अगर x की जगह π/2 माइनस x तो ये sin x हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं अपन इसको। अब एक बात ध्यान से देखिए, ये भी i है और ये भी i था, सवाल में दोनों चीजें i के बराबर हैं। अब i को अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो क्या मैं i को ऐसे लिख सकता हूं? π/8 से लेके 3π/8 ln a अपॉन b को अपन लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ऑफ ln b अपॉन a, यानी वापस से इसको 4 + 3 sin x और 4 + 3 cos x लिख सकते हैं हम लोग लाइक दिस। ये वापस से किसके बराबर बन गया? i के। इसका मतलब i इज इक्वल टू माइनस आई हो गया, दैट विल बी इक्वल टू 2i बराबर 0, दैट विल बी इक्वल टू i का वैल्यू किसके बराबर आ गया? 0। दैट इज द
दैट इज द पावर ऑफ किंग्स रूल। किंग्स रूल की शक्तियां बहुत खतरनाक है। अगर कभी भी सवाल में ऐसा लग रहा है कि वी आर अनेबल टू सॉल्व, तो हमेशा किंग्स रूल लगाएं। किंग्स रूल से सवाल सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। और किंग्स रूल एक इंपॉर्टेंट रूल भी है एज फार एज जेईई मेंस इज कंसर्न्ड, बिकॉज इट हैज बीन यूज्ड सो मेनी टाइम्स। ये थर्ड सवाल कोई सा भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरे सवाल पे आते हैं, 0 से लेके पाई बाय 2 ln 1 प्लस 10x। फिर से किंग्स रूल लगाएंगे बच्चों, तो आई बराबर कितना आ जाएगा, 0 से लेके पाई बाय 4 ln के अंदर 1 प्लस 10 ऑफ कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस का x। फिर इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो i बराबर 0 से लेके पाई बाय 4, ये ln के अंदर आ जाएगा 1 प्लस 10 ऑफ पाई बाय 4 माइनस x का फॉर्मूला, इट विल बी 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। और अगर यहां पे एलसीएम लेंगे तो i बराबर हो जाएगा बच्चों 0 से लेके पाई बाय 4 ln के अंदर 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x, तो 10x से 10x कट जाएगा, इट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 0 से लेके पाई बाय 4, इट विल बी ln 2 माइनस ln के अंदर 1 प्लस 10x। ये किसके बराबर आ गया, i के बराबर। तो i विल बी इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 ln 2 माइनस, फिर से ही i के बराबर आ गया। आया नहीं आया i के बराबर, क्योंकि अल्टीमेटली बनेगा क्या, 0 से लेके पाई बाय 4 ln 1 प्लस 10x। वही तो हमारा सवाल है, 0 से लेके पाई बाय 4 ln 1 प्लस 10x, तो ये i के बराबर आ गया। तो 2i किसके बराबर आ गया, ln 2 कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के बराबर, तो x हो जाएगा ये, और x जो है वो 0 से लेके पाई बाय 4 तक जा रहा है बच्चों। तो 2i बराबर कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू ln 2, तो i विल बी इक्वल टू पाई बाय 8 इंटू में ln 2, पाई बाय 8 इंटू ln 2। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, सबको क्लियर है ये सवाल। तो ये दोनों ही सवाल किस से बताए आपको, किंग्स रूल से समझाए। तो किंग्स रूल्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको छोड़ना नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप सवाल नहीं कर पा रहे, तो किंग्स रूल लगा देना बाबा, सवाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, या नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो भी हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक सवाल है, gx इज द इनवर्स ऑफ fx एंड fx हैज डोमेन x बिलोंग्स टू 1 से लेके 5। हमें f ऑफ 1 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, f ऑफ 5 का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो हमें इस पूरे इंटीग्रल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। और आप देख सकते हैं कि ये सवाल इतना आसान सवाल नहीं है, इट इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है, पर कंसेप्ट भी बहुत अच्छे सीखेंगे इस सवाल से हम। देखिएगा, gx इज द इनवर्स ऑफ fx, इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, g इनवर्स ऑफ x वो fx के बराबर है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि f इनवर्स x भी किसके बराबर होगा, gx के बराबर होगा। अब ध्यान से देखिए कि f ऑफ 1 का वैल्यू 2 है, अगर f ऑफ 1 का वैल्यू 2 है तो g ऑफ 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। f ऑफ 5 का वैल्यू बच्चों 10 है, तो g ऑफ 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है इसलिए। अब इस इंटीग्रेशन पे कंसंट्रेट कीजिए, 1 से लेके 5 fx इंटू डी एक्स प्लस 2 से लेके 10 gy इंटू डी वाई, मुझे इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या किया, देखिए सेकंड वाले इंटीग्रल को देखा, सेकंड वाला इंटीग्रल क्या था, कंसीडर किया 2 से लेके 10, ये आपको दिया हुआ है g ऑफ y इंटू में dy दिया हुआ है, राइट। 2 से लेके 10 g ऑफ y dy दिया हुआ है, तो हमने एक काम किया, g ऑफ y को t पुट कर दिया। अगर g ऑफ y को t पुट करूंगा तो y बराबर कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा g इनवर्स ऑफ t, और g इनवर्स ऑफ t किसके बराबर हो जाएगा, f ऑफ t के बराबर हो जाएगा। तो dy किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ t इंटू dt, dy बराबर हो जाएगा f डैश t इंटू dt। तो ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा, अब देखिए ध्यान से, यहां पे बन जाएगा g ऑफ y की जगह तो t आ जाएगा, और dy की जगह आ जाएगा f डैश t इंटू में dt, लिमिट तो चेंज होगी। अगर मैं y की जगह 2 पुट करूंगा तो t बराबर हो जाएगा g ऑफ 2, और g ऑफ 2 का वैल्यू 1 आ जाएगा। फिर मैं t की जगह 10 पुट करूंगा, सॉरी y की जगह 10 पुट करूंगा, तो ये 10 पुट करूंगा तो t बराबर हो जाएगा g ऑफ 10, g ऑफ 10 का वैल्यू किसके बराबर, 5 के, तो लिमिट 5 हो जाएगी, तो लिमिट हो जाएगी 1 से लेके 5। अच्छा साथ में क्या ऐड हो रहा है, साथ में ये भी तो था भाई साहब, 1 से लेके 5 fx इंटू dx। नाउ दिस क्वेश्चन इज दिस, ये सवाल है और ये सवाल को सॉल्व करना है। देखिए इस सवाल का छोटा रूप कभी भी जेईई मेंस में टपक सकता है, इसलिए इस सवाल को अच्छे से समझ लेना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी व्हिच आई एम डिस्कसिंग विद यू। तो अगर आप इसको देखोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, तो मैंने बाई पार्ट्स लगा दिया इसमें। अब बाई पार्ट्स कैसे लगेगा, f डैश t का इंटीग्रेशन क्या होगा, f ऑफ t, तो ये बन जाएगा t ऑफ f ऑफ t, लिमिट को पुट कर दीजिए सीधा 1 से लेके 5 माइनस 1 से लेके 5, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ t, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ f डैश t, इट विल बी f ऑफ t इनटू में dt प्लस 1 से लेके 5, it will be f of x into dx. Here you can see this and this are cancelled, they have gone. तो यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए बस, 5 into f of 5 minus 1 into f of 1,
तो 5 इंटू व्हाट इज एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 का वैल्यू 10 है तो ये 10 हो जाएगा, -1 इंटू व्हाट इज एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2 के बराबर दिया हुआ है तो ये आ जाएगा 50 -2 विल गिव यू 48 एंड इज द आंसर। 48 इज द आंसर। हैव यू गॉट दिस क्वेश्चन? दिस इज अ वेरी 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 अमेजिंग क्वेश्चन बच्चों, इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, है ना। दिस इज अ वेरी वेरी अमेजिंग क्वेश्चन। जादू है जादू, याद रखिएगा इस जादू को, किस तरह से इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगले सवाल की तरफ या अगली प्रॉपर्टी की तरफ। अच्छा, अगला सवाल है, अच्छा एक बात सभी को मैं बता दूं कि ये जो आप पहली चीज देख रहे हैं ना, ये जो पहली चीज आपको दिखाई दे रही है अजीब से डब्बे नुमा कार डब्बे में, तो ये जो है ये प्रॉपर्टी है, इसको याद करना है। 0 से लेके π/2 log ऑफ sin x, ये बराबर होता है 0 से लेके π/2 log ऑफ cos x एंड दैट विल बी इक्वल टू -π/2 ln2। याद है ना ये प्रॉपर्टी, है ना। यू शुड नो दिस प्रॉपर्टी के 0 से π/2 log ऑफ sin x इज इक्वल टू 0 से π/2 log ऑफ cos x दैट इज इक्वल टू -π/2 ln2। तो कैसे करेंगे भाई, आई अज्यूम कर लेते हैं क्या, 0 से लेके π/2 इट विल बी व्हाट log ऑफ sin x, a प्लस बी माइनस एक्स लगा देता हूं तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 0 से लेके π/2 log ऑफ cos x। इसलिए मैं दोनों को कह रहा था दोनों बराबर आते हैं, दोनों बराबर आते हैं। किंग्स रूल लगाने के बाद दोनों को ऐड करेंगे तो 2i बराबर कितना हो जाएगा, 0 से लेके π/2, ये हो जाएगा log ऑफ sin x प्लस log ऑफ cos x, तो ये हो जाएगा log के अंदर sin x इंटू cos x, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से डिवाइड कर दिया तो sin 2x/2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इट विल बिकम 2i दैट इज इक्वल टू 0 से लेके π/2, ये हो जाएगा log के अंदर sin 2x माइनस 0 से लेके π/2, ये हो जाएगा आपका log 2 के बराबर। तो 2i विल बी इक्वल टू 0 से लेके π/2 log ऑफ sin ऑफ 2x, सही बात है, माइनस इसका वैल्यू कितना आएगा बताइए, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा -π/2 log 2, क्योंकि 1 बचेगा, log 2 तो बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन मतलब 1 का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन तो x² 2 हो जाएगा ना, सही है। तो ये log ऑफ sin 2x आ जाएगा। अब log ऑफ sin 2x आ जाएगा तो क्या करें, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं 2x को t पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू dx बराबर कितना हो जाएगा बच्चा dt। तो यहां देख सकते हैं 2i बराबर, लिमिट चेंज हो जाएगी, अगर x को 0 पुट करूंगा तो t बराबर 0, x को π/2 पुट करूंगा तो t बराबर पाई, ये हो जाएगा log के अंदर कितना sin t और dx की जगह आ जाएगा dt/2 माइनस का π/2 इंटू में log 2। देखिए आपने हो सकता है प्रॉपर्टी को याद कर रखा हो, है ना, आपने हो सकता है प्रॉपर्टी को याद कर रखा हो, पर प्रॉपर्टी को प्रूफ बहुत कम लोगों को आता है, इसकी प्रॉपर्टी को प्रूफ करना। और मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि इस तरह का सवाल अगर आपको सामने आ गया तो कैसे सॉल्व करोगे। अब यहां पे ध्यान से देखिए क्या होगा, a प्लस बी माइनस वो वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं 0 से 2a वाली, यानी पाई माइनस एक्स पुट कर रहा हूं, और आप देखेंगे t की जगह अगर पाई माइनस टी पुट करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2i ट्वाइस, इट विल बी 0 से लेके π/2, ये हो जाएगा log ऑफ sin t इंटू dt/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस π/2 log 2। व्हाट इज दिस गाइस, व्हाट इज दिस, दिस इज i। तो 2i इज इक्वल टू i माइनस का π/2 log 2, तो i विल बी इक्वल टू व्हाट, i विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस π/2 ln2 बोल सकते हैं, log 2 बोल सकते हैं, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक। तो याद रखिए इस सवाल को, याद रखिए इस प्रॉपर्टी को। अच्छा ये प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है कि अकेली ऐसी सीधी आ गई कि आपको देती है 0 से लेके π/2 log ऑफ sin x, ये ले आंसर निकालिए, नहीं ऐसे नहीं आएगी, और किसी सवाल में डायरेक्टली काम आ सकती है, टाइम सेव करेगी आपका, इट विल सेव योर टाइम बिकॉज दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड इन अनदर क्वेश्चन, जो सवाल को क्या बना देगी, छोटा बना देगी, छोटा चुन्नू सा बना देगी। अब ये वाला सवाल आप देखिए, -4π से लेके 4π मॉड ऑफ x sin 2 की पावर nx sin 2 की पावर nx प्लस cos की पावर 2nx, ये सवाल मैं आपको देता हूं, मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है, व्हाट आंसर यू आर गेटिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। किया आप लोगों ने, किया, बताइए क्या आंसर आ रहा है, टेल मी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस सवाल का आंसर आएगा 8π²। ये मैं नहीं बताऊंगा, अपने आप करना है, ठीक है। कैसे करेंगे बता देता हूं, x की जगह -x पुट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन सबको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -a से a, तो इवन फंक्शन हो गया, तो 2 आगे आ जाएगा, ये 0 से लेके 4π चला जाएगा। अब 0 से 4π चला जाएगा तो मॉड का कोई मतलब नहीं है, उसके बाद 4π -x पुट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर 2 आगे आ जाएगा तो 0 से 2π, फिर से 2π -x पुट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप सवाल को चेक करिएगा और सॉल्व करिएगा, तो फाइनल आंसर विल बी 8π²। निकालना है इसका आंसर, याद रखिएगा, यू हैव टू कैलकुलेट दिस क्वेश्चन, राइट गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, डिफरेंशियल ऑफ इंटीग्रल्स। अब इंटीग्रल्स पे डिफरेंशिएशन कैसे यूज होगा, इसको हम न्यूटन लेबनीज फार्मूला भी बोल सकते हैं। तो न्यूटन लेबनीज फार्मूला कैसे यूज होता है देख लीजिए। अगर मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया हुआ है hx दैट इज इक्वल टू gx, और gx की लिमिट लगी हुई है कहां से कहां तक, kx से लेके fx तक।
kx से लेके fx तक gx की लिमिट लगी हुई है, सही बात है। अब मुझे क्या चाहिए, I want h dash x, I want h dash x, मुझे चाहिए बालकों h dash x। तो h dash x का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सबसे पहले आप अपर लिमिट को x की जगह पे पुट करेंगे, कर दिया पुट, इनटू में अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस फिर लोअर लिमिट को पुट करेंगे, इनटू में लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, बस यही आपका फॉर्मूला है, बस यही आपका फॉर्मूला है। h डैश x विल बी इक्वल टू अपर लिमिट को पुट करेंगे x की जगह पे, जहां जहां पे x आ रहा है उस x की जगह अपर लिमिट को पुट करेंगे माइनस, अच्छा माइनस थोड़ी ना, पहले ऊपर वाली लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस फिर लोअर लिमिट को पुट करेंगे और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा इंटीग्रेशन का, ठीक है। जैसे हम सवाल देख सकते हैं पहला वाला, अब पहले वाले सवाल में बोला है कि हमें f डैश ऑफ 1 निकालना है, छोटे छोटे से सवाल है, चुनने चुनने से। तो पहला सवाल आप देख सकते हैं कि लेट f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर से लेके x क्यूब प्लस 1 t स्क्वायर डिवाइड बाई t की पावर 4 प्लस 1। तो सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट को पुट करते हैं, तो आप देखिएगा f डैश x किसके बराबर आएगा, अपर लिमिट को पुट कीजिए, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 1 की होल पावर 4 प्लस का 5। सबसे पहले मैंने अपर लिमिट को पुट कर दिया, राइट, इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर के बराबर माइनस लोअर लिमिट को पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का होल पावर 4 प्लस का 5 इनटू में कितना आ जाएगा 2x। ये लो, ये आपने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब क्या करना है, ये f डैश x आ गया, बस x की जगह 1 पुट कर दीजिए, तो f डैश ऑफ 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इनटू में आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 की पावर 4 16, 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा 21, माइनस ये हो जाएगा आपका पूरा मिला के 2 ही हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कैलकुलेशन अपार्ट आप देख लीजिएगा, कैलकुलेशन ज्यादा मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि तरीका क्या है, ठीक है। अब इस सवाल में आइए, अगर x 0 को जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली लिमिट किसको जा रही है, 0 को, मतलब ऊपर वाला पार्ट, इस ऊपर वाले पार्ट को देखिए 0 से लेकर x स्क्वायर कॉस स्क्वायर t dt, तो ये किसको जाएगा 0 को, अगर x 0 को जा रहा है, और नीचे वाला भी 0 को, यानी 0/0 फॉर्म है, तो हम इसमें LH रूल लगा सकते हैं। तो LH रूल लगाएंगे, पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, कॉस स्क्वायर t की जगह पुट करेंगे x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x डिवाइड बाय नीचे वाले का डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा 2x, तो 2x से 2x कट जाएगा, x की जगह 0 पुट करेंगे, दैट विल गिव यू 1। क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन, दिस इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दिस इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको आना चाहिए, समझ में आ गया। अपर लिमिट को पुट कीजिए इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट को पुट कीजिए इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, हैप्पी हैप्पी, खत्म खत्म भाई खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, राइट, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज को आप देखिए, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आती है, अगर कोई भी फंक्शन fx है, अगर fx का पीरियड आपको पता है वो t के बराबर है, इफ द पीरियड ऑफ fx इज t, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि 0 से लेके nt fx इंटू dx को आप क्या लिख सकते हैं, n टाइम्स 0 से लेके t fx इंटू dx, राइट गाइस, 0 से लेके nt fx इंटू dx को आप लिख सकते हैं 0 n टाइम 0 से लेके t fx इंटू dx। दूसरी प्रॉपर्टी n1t से लेके n2t, n1t से लेके n2t, जहां पे n1 और n2 इंटीजर होंगे, fx इंटू dx को आप लिख सकते हैं n2 माइनस n1, 0 से लेके t fx इंटू dx, ये सेकेंड प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी a प्लस एन टी से लेके b प्लस एन टी एफ एक्स इंटू डी एक्स को आप लिख सकते हैं a से लेके b एफ एक्स इंटू डी एक्स, दैट कैन बी रिटर्न एज a से लेके b एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये तीन प्रॉपर्टी आपको पीरियोडिक फंक्शन में ध्यान रखनी है, बस ज्यादा नहीं, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है ऐसे, तो ये भी याद कर लो वो भी याद कर लो, नहीं यार ये प्रॉपर्टी याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट तो फर्स्ट वाली याद रखो, है ना, 0 से लेके एन टी एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा एन टाइम 0 से लेके टी एफ एक्स इंटू डी एक्स, एन वन टी से एन टू टी एफ एक्स इंटू डी एक्स, एन टू माइनस एन वन 0 से टी एफ एक्स इंटू डी एक्स, ए प्लस एन टी से लेके बी प्लस एन टी एफ एक्स इंटू डी एक्स, दैट इज इक्वल टू ए से लेके बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए, सबसे पहला एग्जांपल 0 से लेके 10 पाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, ये बताइए क्या लिखा हुआ है, 0 से लेके 10 पाई, क्या मैं बोल सकता हूं ये मॉड ऑफ साइन 2x आ जाएगा, राइट गाइस, मॉड ऑफ साइन 2x 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स। अब मुझे बताइए मॉड साइन 2x का पीरियड क्या होगा, व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ मॉड साइन 2x, कितने लोग बता सकते हैं मॉड साइन 2x का पीरियड कितना होगा, कितने लोग बोलते हैं पाई के बराबर होगा, हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग दैट विल बी इक्वल टू पाई, if you are saying it is equal to pi then you are absolutely wrong, इसका पीरियड पाई बाई 2 के बराबर होगा, क्योंकि मॉड साइन x का पीरियड पाई होता है, तो मॉड साइन 2x का पीरियड कितना होगा, पाई बाई 2 के बराबर। क्या हम इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं 0 से लेके 20 और इनटू में पाई बाई 2 कर देंगे, इनटू में मॉड ऑफ साइन 2x कर देंगे, इनटू dx कर देंगे, राइट गाइस, लिख सकते हैं ऐसे।
जीरो से लेके एन टी के फॉर्म में, टी कितना आ गया, π/2 आ गया, तो जीरो से लेके 20, क्योंकि 10 पाई था, 10 पाई को लिख दिया 20 π/2, क्या फर्क पड़ता है। तो कौन आगे आ जाएगा बाबा, यहां पे 20 आगे आ जाएगा और ये जीरो से लेके π/2 हो जाएगा। अब आपको पता है कि भाई साहब मॉड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंटरवल जीरो से लेके π/2 है, तो अल्टीमेटली इट विल बी साइन ऑफ 2x, क्योंकि x जीरो से π/2 जाएगा तो 2x जीरो से पाई जाएगा, तो भी पॉजिटिव ही खुलेगा। साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस को बाहर निकाल लेता हूं, cos 2x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और जीरो से लेके π/2 यहां पुट कर देंगे, यू विल गेट द आंसर, राइट। यू कैन कैलकुलेट द आंसर, आंसर निकल जाएगा यहां से। अब बात आती है दूसरे सवाल की, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहानी कहता है कि मुझे भी इंटीग्रेट करो जीरो से लेके 13/3 e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इनटू में dx। सबसे पहली बात तो ये कि e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड कितना होता है, बताओ। What is the period of e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x? Can you please tell me what is the period of e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x? The period of e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x is equal to 1। अरे तो एक बच्चा मुझसे पूछता कि सर साइन ऑफ cos x का पीरियड 2π क्यों होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। साइन ऑफ cos x का पीरियड 2π क्यों होता है, कारण बताओ। अपने मन में सोचो कि साइन ऑफ cos x का पीरियड 2π के बराबर क्यों होता है। अगर आप देख रहे हैं कि gx आपका फंक्शन है और gx है विद पीरियड t, gx is a periodic function with period t, then f of gx will also be periodic with period t। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपका पीरियोडिक है with period 1, then e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x will be periodic with period 1। तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अब ब्रेक कहां करना है, इंटीजर पे ब्रेक करना है, इंटीजर पे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 0 से लेके 10 प्लस 10 से लेके 10 प्लस 1/3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू dx, और यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू dx चेक कर सकते हैं। 10 प्लस 1/3 कितना आएगा, ये 30 हो जाएगा, 31/3, राइट। क्लियर है, कहां पे ब्रेक किया, 10 पे ब्रेक कर दिया, तो 0 से लेके 10 और 10 से लेके 10 प्लस 10/3। अब ध्यान से देखिए, इस 10 को मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 1। इसका पीरियड किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो कौन आगे आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा, n बाहर आ जाएगा, तो 10 बाहर आ गया, 0 से लेके 1 बचेगा। अब 0 से लेके 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट x को लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब x 0 से 1 के बीच में जा रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 0, यानी अल्टीमेटली इट विल बी x, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 के बराबर, और x² भाई है ना, कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 के बीच में, प्लस ये हो जाएगा 0 से लेके ये a प्लस एन टी से लेके b प्लस एन टी, तो ये तो सीधा 0 से लेके t मतलब हो जाएगा 0 से 1/3, तो ये हो जाएगा 0 से लेके 1/3, और x का इंटीग्रेशन करना है, ऑब्वियस ही बात है, वी हैव टू इंटीग्रेट x। तो यहां पे अगर आप देखेंगे इंटीग्रेशन की बात करें, ओ हो, हमें फ्रैक्शनल पार्ट x का थोड़ी इंटीग्रेशन करना था, हमें फ्रैक्शनल पार्ट x का थोड़ी इंटीग्रेशन करना था, अपन ने फ्रैक्शनल पार्ट x कैसे लिख दिया। हाँ बिल्कुल, आप मन ही मन में बोल रहे होंगे, सर रुक जाइए सर, आगे मत जाइए सर, आगे बहुत खतरा है। खतरा तो था ही सही, दैट वाज e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और यहां पे भी e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो 10 तो आगे आ गया, e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को लिख सकते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यानी e की पावर x, और कहां से कहां तक, मुझे भी लग रहा था कुछ तो गड़बड़ हो रही है, 0 से कुछ तो गड़बड़ है दया, हाँ 0 से लेके 1 के बीच में, प्लस यहां पे बात करेंगे तो 10 से लेके 10 प्लस 1/3, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 0 से लेके कहां तक, 1/3, और ये हो जाएगा e की पावर x के बराबर ही हो जाएगा, इट विल बी e की पावर x। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन फिर से e की पावर x ही हो जाएगा, तो यहां पे देख सकते हैं ये हो जाएगा 10 इंटू, अगर मैं 1 पुट करूंगा तो e और माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा e की पावर 1/3, e की पावर 1/3 माइनस का 1 हो जाएगा, तो 10e माइनस 10 प्लस e की पावर 1/3 माइनस का 1, तो ये आ जाएगा 10e प्लस e की पावर 1/3 माइनस का 11, दैट विल बी योर आंसर। ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे, दैट विल बी योर आंसर। ये आंसर आ जाएगा 10e प्लस e की पावर 1/3 माइनस का 11। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, सबको पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। अब अगला टॉपिक जो है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है रिलेटिंग इंटीग्रल का टॉपिक। देखो अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 0 से लेके 1, e की पावर t है ना, e की पावर t से लेके क्या e की पावर t 1 प्लस टी डी टी, देन फाइंड फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ अल्फा। सबसे पहले इस पे कंसंट्रेट करते हैं। सबसे पहले ए वाले पार्ट को देखते हैं। ए वाला पार्ट क्या दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखिए, 0 से लेके 1 इट इज e की पावर t अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। सही बात है। अब इसमें अपन बाई पार्ट्स लगा देते हैं। अगर हम बाई पार्ट्स लगाएंगे तो e की पावर t को बाहर निकाल देते हैं, e की पावर t को बाहर निकाल देते हैं, और यहां पे 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस टी, इस तरीके से, और लिमिट लग जाएगी 0 से लेके 1, माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 e की पावर t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वो e की पावर t हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इट विल बी 1 अपॉन 1 प्लस t, इस तरीके से। तो अगर मैं 1 पुट करूंगा यहां पे तो ये आपको मिल जाएगा, माइनस को तो बाहर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा e/2
माइनस, अगर 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो 1/1 दैट विल बी इक्वल टू 1 एंड प्लस ये हो जाएगा आपका अल्फा के बराबर 0 से लेके 1 e की पावर t अपॉन 1 प्लस t दैट विल बी इक्वल टू अल्फा। तो अल्टीमेटली दिस विल बिकम व्हाट, ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस e/2 प्लस का अल्फा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है ये बात? अच्छा सर आपको कैसे पता लगा यहाँ पे 1/1 प्लस टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है? क्योंकि हमें पावर को कम करना है, पावर को बढ़ाना नहीं है। अगर मैं 1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहा होता तो पावर बढ़ती, कम नहीं होती। हमें कम करनी थी अल्फा के टर्म्स में लाने के लिए। ऐसे ही हम बी पार्ट देखते हैं। लेट्स सी बी पार्ट। बी पार्ट में दिया हुआ 0 से लेके 1 e की पावर t ln के अंदर 1 प्लस टी। हम फिर से बाई पार्ट्स लगाएंगे इसके अंदर। अब ln 1 प्लस टी को डिफरेंशिएशन वाला मानेंगे तो e की पावर t वैसा का वैसा, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ln 1 प्लस टी वैसा का वैसा, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 e की पावर t ln 1 प्लस टी का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस टी और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t। यहां 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा e ln 2 और 0 पुट कर देंगे तो ये 0 ही हो जाएगा और माइनस का ये देख सकते हैं आप अल्फा के बराबर आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू अल्फा। तो सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा e ln 2 माइनस अल्फा के बराबर। तो सिमिलरली आप थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं। अब थर्ड पार्ट को करने के लिए क्या करेंगे, 0 से लेके 1, ये तो बहुत आसान है, t प्लस 1 माइनस 1 e की पावर t अपॉन 1 प्लस टी। तो इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से लेके 1, एक हो जाएगा t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू ई की पावर टी, तो एक तो e की पावर टी हो जाएगा माइनस 0 से लेके 1 e की पावर टी अपॉन 1 प्लस टी। ये अल्टीमेटली आपका अल्फा हो जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करोगे e की पावर टी का इंटीग्रेशन e की पावर टी 1 पुट करोगे तो e की पावर 1 माइनस e की पावर 0 1, तो ये हो जाएगा e माइनस 1 माइनस का अल्फा डेट विल गिव यू e माइनस 1 माइनस अल्फा। कैलकुलेशन मैं वापस से बोल रहा हूँ, आई एम डूइंग फास्ट, तो कैलकुलेशन में अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप देख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। मेरा सबसे बड़ा मोटिव ये कि मैं आपको तरीके सिखाऊं किस तरह से हमें लाइन ऑफ थिंकिंग रखना है, किस तरह से हमें सवाल को सोचना है। चलिए आगे बढ़ें। अगला रिलेटिंग इंटीग्रल सवाल देखिए, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। I1 आपको दे रखा है 0 से लेके रूट ऑफ पाई बाई 2 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू dx एंड I2 विल बी इक्वल टू 0 से लेके रूट ऑफ पाई बाई 2 एक्स की पावर 4 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू dx। हमें 4I2 प्लस 3I1 का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालनी है। तो लेट्स प्रे टू गॉड, है ना, हे भगवान हमें शक्ति दे कि हम इस सवाल को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं, इस सवाल का एक ही बार में हम आंसर निकाल पाएं, है ना। चलिए देखते हैं सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे I2 से। वी विल स्टार्ट विद I2। तो I2 हमें क्या दे रखा है बच्चों, ध्यान से देखिए। I2 हमें दे रखा है इस प्रकार से कि 0 से लेके रूट ऑफ पाई बाई 2, देखिएगा ध्यान से। अब x की पावर 4 है, इसको मैं लिख रहा हूं x की पावर 3, इनटू में लिख रहा हूं 2x, इनटू में लिख रहा हूं साइन ऑफ एक्स स्क्वायर और इनटू में लिख रहा हूं dx और बाहर मैंने 1/2 से डिवाइड भी कर दिया। हम एक चीज जानते हैं कि हम यहां पे अगर इंटीग्रेट करेंगे तो व्हाट विल हैपन। अगर इंटीग्रेट करेंगे बाई पार्ट्स लगाएंगे तो 1/2 तो वैसा का वैसा, एक्स क्यूब को ऐसा का ऐसा रखा मैंने। आप मुझे बताओ कि अगर मैं किसका माइनस कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा, माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा, है ना, और लिमिट लगा दूंगा 0 से लेके रूट ऑफ पाई बाई 2, करके देखिए। माइनस कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, यानी ये कॉस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर माइनस का इंटीग्रेशन 0 से लेके रूट पाई बाई 2, इस बार एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना 3x स्क्वायर, इनटू में माइनस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और इट विल बी कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू में dx। चलिए तो अब यहां पे रूट ऑफ पाई बाई 2 पुट करते हैं। आओ बच्चों, अगर मैंने रूट ऑफ पाई बाई 2 पुट करा तो एक्स स्क्वायर होगा तो पाई बाई 2 बन जाएगा, तो उस वजह से 0 हो जाएगा और 0 पुट करने से तो ऑलरेडी 0 बन गया बच्चों। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3/2, 1/2 पहले से था, 3 बाहर आ गया, 0 से लेके रूट ऑफ पाई बाई 2 हो जाएगा। तो 0 से लेके रूट ऑफ पाई बाई 2 क्या बच रहा है यहाँ पे, अब बच रहा है एक्स स्क्वायर। इसको फिर से ब्रेक करूंगा, x इंटू यहां पे लिखूंगा 2x और ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में dx। अब मैंने फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया तो 1/2 यहां पे भी करना पड़ेगा। तो I2 विल बिकम व्हाट, इट विल बी 3/4 आ जाएगा, 3/4। क्लियर है सबको। अब x वैसा का वैसा, x वैसा का वैसा और 2x cos x स्क्वायर का हो जाएगा sin x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंदर x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब तो समझ में आ गया होगा, 0 से लेके रूट ऑफ पाई बाई 2 माइनस 0 से लेके रूट ऑफ पाई बाई 2 x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये लो भाई सब, तो ये क्या है, रूट ऑफ पाई बाई 2 पुट करूंगा तो कितना बनेगा, ध्यान से देखिएगा। I2 बराबर बन जाएगा 3/4, रूट ऑफ पाई बाई 2 पुट करने पे बन जाएगा रूट ऑफ पाई बाई 2 साइन ऑफ रूट ऑफ पाई बाई 2 का स्क्वायर वो 1 बन जाएगा और 0 पुट करने पे 0 बन जाएगा, अल्टीमेटली वही बचेगा। और माइनस का ये कितना है बच्चों, माइनस का ये I2 है, तो ये बन जाएगा I2 दैट विल बी इक्वल टू 3/4 रूट ऑफ पाई बाई 2 और माइनस का 3/4 इंटू में I2। इसको इधर लेके आ जाओ, अरे ये तो I1 बनेगा ना, I2 थोड़ी ना बनेगा। इट विल बी इक्वल टू व्हाट,
ये तो आपका I1 बनेगा, डेट विल नॉट बी इक्वल टू I2। ये तो I2 थोड़ी, I2 तो हमने स्टार्ट किया था, दिस वाज I1, दिस वाज I1। तो इसको इधर लेके आएंगे तो कितना बन जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ I2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ I1 डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 कट गया, डेट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ पाई बाय 2। तो 4I2 प्लस 3I1 का वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल गया, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। कितना ध्यान रखता है हमारा जेई, आप देखो जेई हमारा कितना ध्यान रखता है, इतने प्यार से रखता है हमें कि क्या निकालना है बेटा वही निकलेगा, टेंशन मत ले तू। स्क्वायरिंग कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 ऑफ I2 प्लस का 3I1 का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 9 ऑफ पाई बाय 2 एंड दैट विल बी योर आंसर। 9 पाई बाय 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर टू एवरीवन, है ना? आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब ये आ गया वालीज फॉर्मूला, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिए। 0 से लेके पाई बाय 2 साइन की पावर nx, 0 से लेके पाई बाय 2 कॉस की पावर nx, ये होता है n-1 n-3, लास्ट में 1 आएगा 2 आएगा, ये n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। फिर n इंटू n-2 1 और 2, यहाँ पे k आएगा, k का वैल्यू एक पाई बाय 2 आता है जब n का वैल्यू इवन होता है, और k का वैल्यू 1 आता है जब n का वैल्यू ऑड होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबसे इंपॉर्टेंट तो आप ये ध्यान रखिए, 0 से लेके पाई बाय 2 साइन की पावर nx और कॉस की पावर mx, तो ये आ जाएगा n-1 n-3 n-5, लास्ट में 1 या 2। फिर आएगा m-1 m-3 m-5, लास्ट में 1 या 2, और m प्लस n -2 m प्लस n -4, लास्ट में 1 और 2, और यहां पे आएगा k। अगर दोनों m और n इवन है तो k का वैल्यू पाई बाय 2 के बराबर आ जाएगा, या फिर अदरवाइज k का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर दोनों इवन है तो k का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, पाई बाय 2 के बराबर, या फिर जैसे मैंने आपसे बोला सिंपली 0 से पाई बाय 2 मुझे कैलकुलेट करना है, साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 6x कैलकुलेट हो जाएगा वाली इस फॉर्मूला से। कैसे कैलकुलेट होगा बताओ, आंसर क्या आएगा इसका? एक तो हो जाएगा आपका 4 - 1, एक हो जाएगा 4 - 3, बस। अगला कितना हो जाएगा 6 - 1 6 - 3 इंटू में 6 - 5, सही बात है। 4 - 1 भाई ये तो हो रहा है, n-1 n-3 n-5, तो 4 है तो 4 - 1 4 - 3 आगे तो जाएंगे ही नहीं। फिर 6 - 1 6 - 3 6 - 5, फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 10, तो ये हो जाएगा 10, क्योंकि नीचे आएगा m प्लस n, फिर m प्लस n -2 ये 8 हो जाएगा, फिर m प्लस n -4 ये 6 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 4, सही बात है। और लास्ट में कितना हो जाएगा आपका m प्लस n कितना था 10 ना, तो 10 माइनस, पहले 10 आ गया, 10 - 2 8, सही है। 10 - 4 6, 10 - 6 4, 10 - 8 यहां पे आ जाएगा 2 के बराबर, और दोनों इवन है तो मल्टीप्लीकेशन में कितना आ जाएगा बच्चों, पाई बाय 2 के बराबर, दैट विल गिव यू द आंसर। तो वालीज फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटीग्रेशन आप इससे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो और आपको हेल्प मिल जाएगी उन इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने में, राइट गाइस? चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट फाइंड लिमिट। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, लिमिट ऑफ सम, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम को हमें सॉल्व करना है। हाउ टू वी सॉल्व, कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सिग्मा के फॉर्म में लिखना है। अब सिग्मा के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा। ये आपका क्या दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखोगे, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा एन क्यूब प्लस का आर क्यूब, इस तरह से दिखाई देगा। पर बात ये आ रही है कि आर का वैल्यू तो 1 से स्टार्ट होगा सर, 1 स्क्वायर अपॉन एन क्यूब प्लस 1 क्यूब, 2 स्क्वायर अपॉन एन क्यूब प्लस 2 क्यूब, यहां तक जाएगा। पर बात ये कि सर लास्ट टर्म क्या होगी, कोई बच्चा गैस कर सकता है कि लास्ट कहां तक जा रहा है? एनीबडी कैन गैस। वीडियो को पॉज करिए और गैस कीजिए कि लास्ट में 9/28 एन कब आएगा, जब आर का वैल्यू कहां तक जाएगा, 3n तक। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको ये बात क्लियर है? अब आपको क्या करना है, अब आपको पूरे सवाल को r बाय n के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो r बाय n के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया, यहां से 1 अपॉन एन क्यूब बाहर निकाल लिया, तो ये आपको दिखाई देगा आर स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस r बाय n का क्या हो जाएगा बच्चों, होल क्यूब हो जाएगा, और ये n स्क्वायर इसके साथ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r बराबर 1 से लेके 3n, और यहां पे 1 बाय n, ऑब्वियसली बात है 1 बाय n बचेगा एक बाहर, तो ऊपर तो आ जाएगा r बाय n का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस r बाय n का होल क्यूब। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, r बाय n को किससे रिप्लेस करते हैं हम लोग, x से। r बाय n को किससे रिप्लेस करते हैं, x से। 1 बाय n को किससे रिप्लेस करते हैं, dx से। और सिग्मा लिमिट सब हट जाता है, इंटीग्रेशन का साइन आ जाता है। अब इंटीग्रेशन की लिमिट लगेगी भाई सब, तो सवाल क्या बन रहा है, पहले देखिए, ये एक्स स्क्वायर बन रहा है, 1 बाय n की जगह dx आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब। अब बात आती है लिमिट की, लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय n एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो 0।
अपर लिमिट डिवाइडेड बाय n, यानी 3n डिवाइडेड बाय n, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो 0 से लेके 3, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया इंटीग्रेट करने के लिए, तो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, यानी अल्टीमेटली ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 टाइम्स ln ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेके 3 तक, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ln के अंदर 1 प्लस एक्स क्यूब, ये 28 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा ln 1 दैट विल बी इक्वल टू 0। द आंसर विल बी व्हाट, अच्छा 3 थोड़ी ना है, ये 1/3 है, दिस इज 1/3, अरे रे 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 बाबा, ये 1/3 है आपका, दिस इज इक्वल टू व्हाट 1/3, लेट मी इरेज दिस इज 1/3 है ना, तो ये 1/3 हो जाएगा, मैंने 3 लिख दिया उसको, दिस इज 1/3, दिस इज अगेन 1/3, तो आंसर विल बी 1/3 ln ऑफ 28, ये आपका आंसर आ जाएगा ln 28 के बराबर। तो ये प्रोसेस हो गया। सवाल में क्या करना है, सबसे पहले पूरे सवाल को सिग्मा के फॉर्म में लेके आना है, सिग्मा में फॉर्म में लेके आने के बाद क्या करना है बच्चों, आपको पूरे सवाल को r/n के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, r/n को किससे रिप्लेस करना है, x से, और 1/n को किससे रिप्लेस करना है, dx से, और लिमिट का ध्यान रखना है, लोअर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट ऑफ सिग्मा डिवाइडेड बाय n एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगी, अपर लिमिट ऑफ सिग्मा डिवाइडेड बाय n एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबको ये बात समझ में आती है, ठीक है बच्चों। चलिए उस कैटेगरी में अब एक सवाल और तो बनता ही बनता है, ठीक है, एक सवाल और बनता है उस कैटेगरी का, ताकि हमें कैटेगरी और अच्छे से समझ में आ जाए। अब ध्यान से देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है n+1, n+2 से लेकर 2n, पूरे की पावर 1/n लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय n। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा n+1 इनटू में हो जाएगा n+2 से लेके कहां तक 2n डिवाइडेड बाय, यहां पे आ जाएगा n की पावर n, और पूरे की पावर में 1/n लगा दूंगा, अभी पावर इसके ऊपर केवल 1/n है, मैंने n की पावर n को अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, ये बन जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इफ यू सेपरेट देम तो n इंटू n इंटू n इंटू n इंटू n, कितनी बार आ जाएगा n बार, और n+1 से लेकर 2n तक कितनी बार लिखा हुआ है n बार, क्योंकि 2n को आप लिख सकते हैं n+n, तो सेपरेट कर दो, पहला आ जाएगा n+1/n, दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा n+2/n, तीसरा ब्रैकेट आ जाएगा n+3/n, और लास्ट में आ जाएगा n+n/n, इस तरीके से, और पूरे की पावर आ जाएगा बालक 1/n। अब यहां पे क्या होगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इट इज रिटन लाइक दिस, 1+1/n, ये हो जाएगा 1+2/n, ये हो जाएगा 1+3/n, और ये हो जाएगा 1+n/n, और पूरे की पावर 1/n। अब यहां पे क्या था, हमारा रूल ये था कि पूरा का पूरा सवाल किस पे कन्वर्ट हो जाए, सिग्मा में, तो सिग्मा में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको y मान लिया, लेट अस सपोज, आप दोनों तरफ ln ले लेंगे, तो ln y बराबर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, ln अंदर कूद पड़ेगा, और ln इन सबको एडिशन में लाके देगा, एडिशन में आ जाएंगे, ln दिस प्लस ln दिस प्लस ln दिस, तो मैं पूरे पे लगा देता हूं क्या, पूरे पे लगा देता हूं डायरेक्टली क्या, सिग्मा, आई एम अप्लाइंग सिग्मा टू होल, तो क्या बनेगा बताइए, सिग्मा ln के अंदर ये हो जाएगा 1 प्लस r/n, r का वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, है ना, कितनी बढ़िया खूबसूरती है, देखिए इतनी जबरदस्त खूबसूरत सवाल है। तो ये हो जाएगा ln 1 के बराबर, दैट विल बी इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू 1/n। नाउ व्हाट विल हैपन, मैंने आपको बताया था कि आप r/n को किससे कन्वर्ट कर सकते हैं, x से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं, इस वाली क्वांटिटी को पूरा यहां से हटा देते हैं, लेट अस रिमूव दिस थिंग, पूरा हटा देते हैं, डायरेक्टली अपन सवाल करेंगे। अब यहां से बताइए, अब तो सीख गए आप, तो ये कितना बन जाएगा, दिस विल बी ln y इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/n dx में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बन जाएगा ln के अंदर 1 प्लस एक्स, क्योंकि r 1 प्लस r/n x से कन्वर्ट हो जाएगा। लिमिट क्या लगेगी बताओ, लिमिट हो जाएगी कहां से, अगर हम बात करें तो 1/n 0 से, और n/n 1, तो 0 से लेके 1 तक लिमिट लग जाएगी, राइट। अब मैंने आपको बताया था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कि ln x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x का इंटीग्रेशन होता है x ln x माइनस x, x ln x माइनस x, तो ये हो जाएगा ln y इज इक्वल टू x इंटू में ln x माइनस x, कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 के बीच में, तो ये हो जाएगा ln y इज इक्वल टू, यहां पे x का काम 1 प्लस एक्स कर रहा है, ध्यान से देखिए, अगर मैं 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ln 2, माइनस 1 पुट करूंगा तो ये 2 हो जाएगा, राइट, ये पहला लिमिट आएगा, माइनस 0 पुट करूंगा तो पहला वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, और दूसरा वाला पार्ट माइनस का 1 आ जाएगा, अल्टीमेटली इट विल बी ln y इज इक्वल टू 2 ln 2, माइनस का 2 और ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो ln y दैट विल बी इक्वल टू 2 ln 2, और ये हो जाएगा माइनस का 1, तो ln y इज इक्वल टू ln 4 माइनस का ln e, तो ln y इज इक्वल टू ln 4/e, तो y इज इक्वल टू 4/e। इस सवाल का आंसर आएगा 4/e। कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है, आंसर आएगा 4/e। अब कुछ बच्चों को एक सवाल आता है जो मेरे पास बहुत कॉमनली पूछा जाता है बच्चों के द्वारा, वो कॉमन सवाल ये होता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि सवाल लिमिट्स का है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। तो सबसे पहली बात तो ऑप्शन देख लो,
अगर ऑप्शन में ई के टाइप में कुछ दिया हुआ है आंसर, एल एन के फॉर्म में, ई के फॉर्म में, इस टाइप से अगर आंसर दिया हुआ है तो सवाल जो है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है। इज इट क्लियर? सवाल डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है, क्योंकि अगर वो लिमिट का सवाल होता तो उसमें वैल्यू के टाइप में आंसर दिया हुआ होता। अगर आंसर एल एन के फॉर्म में दिया हुआ है, ईवी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो डायरेक्टली समझ जाना डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है विदाउट वेस्टिंग टाइम। फटाफट से उसमें फॉर्म बनाने लग जाना आर बाय एन की फॉर्म में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको डेफिनेट इंटीग्रेशन में जितनी भी बातें मैंने बताई है सब क्लियर है? इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अगला, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर कर्व कह सकते हैं या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स आप इसको कह सकते हैं। तो द एरिया बाउंडेड बाय कर्व, हमें एरिया निकालना है। एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या सीख रहे थे हम लोग? डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम एक तरह से एरिया निकालना सीख रहे थे, पर वो अलजेब्रिक एरिया था। अलजेब्रिक एरिया था, यहां पे हमें एरिया का ध्यान रखना है। अगर एक्स एक्सिस से नीचे एरिया आ रहा है तो उसको भी पॉजिटिव में काउंट करना है। तो द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर एफ एक्स, द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x बराबर a एंड x बराबर b इज गिवन बाय a से लेके b एफ एक्स इंटू डी एक्स या a से लेके b y इंटू डी एक्स। तो y एफ एक्स के बराबर है, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर ये कर्व है तो a से लेके b तक इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे ये पूरा एरिया मिल जाएगा। आई विल गेट दिस कंप्लीट एरिया, है ना, जो एफ एक्स बना रहा होगा a से लेके b के बीच में। अगर मान लीजिए डायग्राम आपका इस तरीके से बन गया, एफ एक्स तो आपका ऐसे था और जी एक्स आपका ऐसे था। दो फंक्शन आपको दिखाई दिए। ये जो फंक्शन है नीचे वाला, ये तो y बराबर एफ एक्स है और ऊपर वाला आपका y बराबर जी एक्स है, और इंटीग्रेशन अभी भी x बराबर a से लेके x बराबर b तक हो रहा है। तो मुझे एरिया चाहिए इन दोनों कर्व्स के बीच का। आई वांट द एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो एरिया कैसे निकाला जाएगा भाई? बहुत सीधी सी बात है, a से लेके b। अगर a से लेके b तक मैं इंटीग्रेट करूंगा gx को, तो gx कौन सा एरिया देगा? यहां से लेके पूरा नीचे तक का एरिया। और अगर मैं fx को इंटीग्रेट करूंगा, fx कौन सा एरिया देगा? यहां से लेके नीचे तक का। तो gx वाले एरिया में से अगर मैं fx वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो वो आ जाएगा g ऑफ x माइनस एफ ऑफ एक्स इनटू में कितना हो जाएगा dx, एंड दैट विल बी द टोटल एरिया। राइट गाइस? ठीक है, ये हो जाएगा इस वाले पार्ट का एरिया। इफ द एरिया इज बिलो द एक्स एक्सिस देन a इज नेगेटिव, यानी एरिया जो है वो नेगेटिव आएगा। द कन्वेंशन इज टू कंसीडर द मैग्नीट्यूड ओनली, है ना, याद रखिएगा ये बात को। अगर एरिया एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है, जैसे मान लीजिए अगर मैंने इस वाले ग्राफ का एरिया निकालना है, ये आपका a1 है और ये आपका a2 है, ये आपका a b और c, a से लेके c तक का एरिया निकालना है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? a से लेके b एफ एक्स का एरिया है, ये आ जाएगा आपका एफ एक्स प्लस, जब आप बी से लेके सी लिख रहे होंगे ना तो इस पूरे पे मॉड लगा देना बेटा, इस पूरे पे मॉड लगा देना। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने मॉड नहीं लगाया, ए से सी तक सीधा इंटीग्रेट कर दिया तो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये ऐड तभी होगा जब एक्स एक्सिस से नीचे वाले एरिया का आप मैग्नीट्यूड ले लेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको ये बात समझ में आती है? ठीक है, चलिए अगली बात देखते हैं। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बात में क्या दिया हुआ है बच्चों? ये द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अब जो एरिया आ रहा है आपके सामने वो y एक्सिस के रेस्पेक्ट में आ रहा है। तो y एक्सिस के रेस्पेक्ट में अपना एरिया बन रहा है और कहां से कहां तक जा रहा है? c से लेकर d तक का एरिया निकालना है। मतलब ये वाला एरिया हम लोगों को कैलकुलेट करना है। अब ये वाला एरिया अगर अपन को कैलकुलेट करना है तो यहां पे हम y का वैल्यू नहीं पुट करेंगे एफ एक्स, इस बार हम पुट करेंगे x का वैल्यू, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ y, यानी ये बनेगा x इंटू डी वाई, और ये c से लेके d f ऑफ y इंटू डी वाई बनेगा। ये बात ध्यान रखना। इफ यू आर इवेल्युएटिंग द एरिया विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, इफ यू आर इवेल्युएटिंग द एरिया विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, सपोज आपका कर्व है y बराबर एक्स स्क्वायर, इसका मतलब x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? रूट y के बराबर। x का वैल्यू हो जाएगा रूट y के बराबर। ये बात ध्यान रखिएगा अगर आप y एक्सिस के रेस्पेक्ट में एरिया को निकाल रहे हैं। और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, एक फंक्शन f एक्स, एक फंक्शन g एक्स है, तो एरिया विल बी a से लेके b एफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस a से लेके b जी एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, मान लीजिए अगर आपका ग्राफ इस तरीके से आ गया लाइक दिस, एक फंक्शन कुछ इस तरह से आ गया और एक फंक्शन कुछ इस तरह से आ गया। ये वाला पॉइंट आपका ए पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपका बी पॉइंट है और ये वाला पॉइंट आपका सी पॉइंट है। ऊपर वाला ग्राफ एफ एक्स का, नीचे वाला ग्राफ जी एक्स का। तो ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है आपको। यू वांट टू कैलकुलेट दिस एरिया। तो ये एरिया किसके बराबर होगा बताइए? ये एरिया हो जाएगा आपका ए से लेके बी। व्हाट इट विल बिकम? इट विल बी एफ एक्स माइनस जी एक्स हो जाएगा बच्चों, और प्लस अगला हो जाएगा बी से लेके सी, इट विल बी जी एक्स माइनस का एफ एक्स। सही बात है, इनटू में dx। तो यही एरिया अंडर कर्व के बेसिक रूल्स है जो हमें ध्यान रखने हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है कि y एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो x का वैल्यू y के टर्म्स में पुट करेंगे, और अगर x एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो y का वैल्यू x के टर्म्स में पुट करेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिमेट्री, ग्राफ, कर्व ट्रेसिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है,
क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि कर्व आपको ऐसा मिलेगा जो आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपके अप्रोच से बाहर होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कर्व के अंदर x के ऊपर इवन पावर है, सारे x जितने भी दिए हुए सबके ऊपर इवन पावर है, तो कर्व आपका y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। देख लेते हैं सिमेट्री। द सिमेट्री ऑफ द कर्व इज जस्ट एज फॉलो, इफ ऑल द पावर्स ऑफ y इन द इक्वेशन आर इवन देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्सिस ऑफ x। अगर आपके कर्व में y एक्सिस में y के अंदर सारी इवन पावर है, दैट कर्व विल बी सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। और अगर वाइस वर्सा बोले, अगर सारी x की पावर इवन है, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस ऑफ y। जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें x के ऊपर इवन पावर है, तो ग्राफ जो होता है वो कौन से एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है? y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, ये बात कहना चाह रहे हैं। अगर x के ऊपर भी इवन पावर है और y के ऊपर भी इवन पावर है, इसका मतलब ये है कि दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। इट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ये सर्कल आ गया। इसमें x के ऊपर भी इवन पावर है और y के ऊपर भी इवन पावर है, और ये दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री होगा और x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, इफ x एंड y बोथ आर इवन, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस ऑफ y एज वेल एज एक्सिस ऑफ x. If the equation of the curve remains unchanged on interchanging x and y, then the curve is symmetrical about y बराबर x. अगर आपने कर्व के अंदर y की जगह x पुट कर दिया या x की जगह y पुट कर दिया, if you are getting the same curve again, then it is symmetrical about y बराबर x. y बराबर x के about symmetrical होगा, ये बात ध्यान रखना। On replacing x by minus x and y by minus x, the equation of the curve is unaltered. Then there is symmetric in opposite quadrant, यानी symmetrical about origin होगा। वो कर्व ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। अगर x की जगह माइनस एक्स पुट करने से और y की जगह माइनस वाई पुट करने से कर्व में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। अनअल्टर्ड मतलब अनअल्टर्ड का मतलब चेंज नहीं होता है, सॉरी। इसका मतलब ये कि वो सिमेट्रिकल होगा ओरिजिन के अबाउट। वैसे आप लोगों को इतना जरूरत नहीं पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हम क्या चीज देखते हैं, सबसे ज्यादा चीज हम देखते हैं कि कहां पे उसका रूट मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि ग्राफ कहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा। मानते हैं बात को? सबसे पहली बात तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा, किस पॉइंट पे उसका मैक्सिमा आ रहा होगा, किस पॉइंट पे उसका मिनिमा आ रहा होगा, या किस पॉइंट पे उसका डबल डेरिवेटिव जीरो होगा। ये चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ग्राफ को ट्रेस करने में। ठीक है, तो ये बातें भी हम देख लेते हैं एक बार। फाइंड dy बाई dx। अब dy बाई dx निकाला, इक्वेटेड टू जीरो, जीरो पुट किया, फिर क्या चेक किया, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर यू हैव हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का मतलब ये होगा कि dy बाई dx जिस पॉइंट पे जीरो होगा उस पॉइंट पे आपको हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मिलेगा। यही तो बात है, यानी टेंजेंट का स्लोप आपने जीरो कर दिया, यानी टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, और एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, इसका मतलब स्लोप किसके बराबर हो गया? जीरो के बराबर। फाइंड द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एंड आल्सो द वाई एक्सिस। बहुत ईजी है, एक बार x को जीरो पुट कर दो, y का वैल्यू निकाल लो, और एक बार y को जीरो पुट कर दो, x का वैल्यू निकाल लो। तो ये वो पॉइंट्स आ जाएंगे जहां पे कर्व x एक्सिस और y एक्सिस को क्या कर रहा होगा? इंटरसेक्ट कर रहा होगा। दिस विल आल्सो गिव यू द आइडिया, है ना, किस तरह से ग्राफ बन रहा होगा। एग्जामिन इफ पॉसिबल द इंटरवल्स व्हेन fx इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। एग्जामिन व्हाट हैपेंस टू y व्हेन x टेंड टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप y का बिहेवियर चेक कीजिए कि जब x इंफिनिटी को जा रहा होगा तो y कहां अप्रोच कर रहा होगा, और x अगर माइनस इंफिनिटी को जा रहा होगा तो y कहां अप्रोच कर रहा होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर पॉसिबल है तो यह पता लगाइए किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है या किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। इतनी गहराई में जाने की जरूरत आपको तभी पड़ेगी प्यारे बच्चों जब आपको ग्राफ थोड़ा सा डिफिकल्ट मिलेगा। अब जेईई मेंस में अभी जो पैटर्न चल रहा है, अभी जो जिस टाइप के सवाल आ रहे हैं वो डबल इनइक्वालिटीज के एक साथ सवाल आ रहे हैं, जहां पे डबल इनइक्वालिटीज को एक साथ इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अपन एक और बात देख लेते हैं यूजफुल रिजल्ट में। एरिया ऑफ एलिप्स हम लोग जानते हैं कि अगर एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो उसका एरिया किसके बराबर हो जाएगा? दैट एरिया विल बी इक्वल टू पाई ए बी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कैसा पैराबोला? इट इज दिस लाइक दिस, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इस तरह से पैराबोला होगा 4by। तो इनके बीच में बनने वाला एरिया का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उसको याद रख लीजिए, 16ab/3, एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको a और b का वैल्यू पता लग गया तो बस ये सवाल खत्म। जैसे मान लीजिए एक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x आ गया और एक्स
स्क्वायर इज इक्वल टू 8x आ गया, तो यहां से आप देख सकते हैं कि a का वैल्यू तो 4 आ जाएगा और b का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 16a इंटू बी डिवाइडेड बाई 3। बस ये सॉल्व हो गया। कितना हो जाएगा देख लीजिए आप, यहां पे 16ab by 3 विल बी द एरिया। अब एरिया इंक्लूडेड द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड द लाइन y बराबर mx इज गिवन बाय 8a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3m क्यूब। अगर याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं याद रख सकते तो इट इज ओके, पर ये जरूर याद होना चाहिए कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के बीच में बना हुआ एरिया हमेशा 16ab by 3 के बराबर होता है। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। हम क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। तो सबसे पहला सवाल क्या है बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 से लेके x log t टू द बेस e अपॉन 1 प्लस टी, और हमें निकालना है f ऑफ e प्लस f ऑफ 1 बाई ई। तो हमें f x तो पता है, अगर हमें f x पता है तो चलिए f ऑफ 1 बाई x निकाल लेते हैं। अगर हम f ऑफ 1 बाई x निकालेंगे बच्चों तो किसके बराबर आएगा बताइए? f ऑफ 1 बाई x आ जाएगा आपका 1 से लेके 1 बाई x, ये हो जाएगा आपका log ऑफ t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हमने t की जगह क्या पुट कर दिया, 1 बाय यू पुट कर दिया। सपोज करो t की जगह 1 बाय यू पुट कर दिया, तो बताइए dt बराबर क्या हो जाएगा, -1 बाय यू स्क्वायर इंटू में डी यू, यहां पे dt लिखा हुआ है। तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा f ऑफ 1 बाय x। अगर लिमिट की बात करें, अगर t की जगह मैंने 1 पुट किया तो u का वैल्यू 1 आ जाएगा, t की जगह मैंने 1 बाय x पुट किया तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, x के बराबर, दैट विल बी इक्वल टू x, है ना, ये x लिखा हुआ है। और log ऑफ t की बात करें तो t की जगह कितना आ जाएगा, 1 बाई यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाई यू इंटू में dt की जगह आ जाएगा 1 बाई यू स्क्वायर इंटू में du। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये u की पावर -1 है, माइनस आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इट विल बी 1 से लेके x, इट विल बी log u डिवाइडेड बाय u प्लस 1, u प्लस 1, और ये ऊपर चला जाएगा u से u कट जाएगा, तो यहां पे अल्टीमेटली u के बराबर आ जाएगा। ये आपका f ऑफ 1 बाय x के बराबर आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए, f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 बाय x को ऐड कीजिए। अगर मैं f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 बाय x को ऐड करता हूं तो व्हाट विल हैपन, इट विल बी, दोनों की लिमिट सेम है तो 1 से लेके x दोनों की लिमिट हो जाएगी। ये तो आपको क्या दिया हुआ है, log t अपॉन 1 प्लस टी, दिस इज log t अपॉन में 1 प्लस टी, प्लस ये कितना हो जाएगा, इसको भी log t के फॉर्म में लिख लीजिए, log t अपॉन t इंटू टी प्लस 1, log t अपॉन t इंटू t प्लस 1, राइट। तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, log t अपॉन 1 प्लस टी कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आपको क्या दिखाई देगा सॉल्व करने पे, 1 से लेके x log t अपॉन 1 प्लस टी मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन टी, यानी t प्लस 1 अपॉन t, तो t प्लस 1 से t प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब तो log t अपॉन t बचा, बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है। तो log t अपॉन t का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, log t अपॉन t का इंटीग्रेशन अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपको दिखाई देगा, भाई ऑब्वियस सी बात है, log t को z पुट कर देना तो 1 बाई टी क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा, तो z dz हो जाएगा z स्क्वायर बाई 2, यानी एक तरह से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब हमें e पे वैल्यू निकालनी है, तो f ऑफ e प्लस f ऑफ 1 बाई ई किसके बराबर हो जाएगा, x की जगह e पुट कर दीजिए, तो log e यानी ln e तरह से 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 2, तो द करेक्ट आंसर विल बी सी। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये बहुत ही अमेजिंग सवाल है, आप देख सकते हैं इस सवाल को, इट इज अ वेरी 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 एक्सीलेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला सवाल देखिए बच्चों, द एरिया ऑफ द रीजन 5x स्क्वायर, एक तो कर्व है आपके पास y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5x स्क्वायर और एक है y इज लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 9, ये एरिया कितना आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करिए। एक तो y बराबर 5x स्क्वायर है, ये तो कौन सा कर्व बनेगा बच्चों, ये तो ये वाला कर्व बनेगा y बराबर x स्क्वायर। एक मिनट, y बराबर x स्क्वायर तो कैसा कर्व बनेगा, 5x स्क्वायर, ये इस तरीके से कर्व दिखाई देगा आपको। थोड़ा सा सुंदर बना लेते हैं, थोड़ा सा सुंदर बना लेते हैं, फिर भी सुंदर नहीं बोला, कोई बात नहीं चलने दो, है ना, हमें समझ में आना चाहिए। तो y बराबर 5x स्क्वायर ये बन जाएगा, दिस विल बी y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। अब मुझे बनाना है y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 9, थोड़ी देर के लिए मैं इनइक्वालिटी को भूल जाता हूं, y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 9। अगर मैं y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 9 का ग्राफ बनाऊंगा तो भी ऐसी सेम शेप का आएगा, बट बात इतनी सी है कि अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो y का वैल्यू 9 आएगा, और y को 0 पुट करेंगे तो x तो आएगा ही नहीं क्योंकि तो हवा में रहेगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, लाइक दिस, इस तरह से आपको ग्राफ दिखाई देगा। अब हमें रीजन का एरिया निकालना है, तो इस रीजन का एरिया निकालना है, एक्चुअल में वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस रीजन। अब इस रीजन का एरिया निकालना है तो यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे।
बात पर इतनी सी है कि एरिया क्या होगा, पहले ऊपर कौन सा कर्व आ रहा है, y बराबर 2x² + 9, ये वाला कर्व है आपका y बराबर 2x² + 9, और नीचे आ रहा है y बराबर 5x²। बहुत इजी सवाल हो गया भाई साहब ये तो। कुल मिला के जो एरिया निकलेगा x एक्सिस के रेस्पेक्ट में 0 से स्टार्ट होगा टिल दिस पॉइंट, लेट अस सपोज दिस अल्फा, अल्फा हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2x² + का 9 माइनस दिस कर्व 5x²। अच्छा ये एरिया क्यों आएगा, क्योंकि इसने बोला था y > 5x², इसके ऊपर वाला पोर्शन और इसके नीचे वाला पोर्शन, दिस विल बी द एरिया। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 0 से लेके ये कितना हो जाएगा, इट विल बी मॉड के अंदर 9 - 3x²। मॉड तो लगाना पड़ेगा, अगर एरिया नेगेटिव आ गया तो इस तरह से अपन ने लिख दिया, वैसे तो नहीं आएगा पर देख लेते फिर भी एक बार। और अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो y बराबर 2x² है और एक 5x² है, तो 5x² बराबर 2x² + का 9 हो जाएगा, तो 3x² बराबर 9 हो जाएगा, यानी x² वैल्यू कितना आ जाएगा 3, यानी x बराबर आ जाएगा ±√3, यानी एक तरह से ये पॉइंट कितना आ जाएगा √3 और ये वाला पॉइंट आ जाएगा माइनस का √3, तो हमें इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर √3। नाउ यू कैन कैलकुलेट इट, तो 9 का हो जाएगा 9x माइनस का 3x² हो जाएगा 3x³ डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो 9x माइनस का x³ कहां से कहां तक बच्चों, 0 से लेके √3 तक, 0 से लेके √3 तक, ये हो जाएगा 9√3 है ना, ये हो जाएगा 9√3। कर लेंगे अब कैलकुलेट, यू कैन कैलकुलेट इट वेरी इजीली, ठीक है। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या मिलेगा हमें, एक काम करते हैं कैलकुलेट ही कर देते है ना, आपके मन में भी डाउट नहीं रहेगा। √3 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 9√3 माइनस √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3, तो ये अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 6√3, तो 6√3 हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। पर 6√3 हमारा आंसर नहीं होगा, एक गलती कर दी हमने, बताओ कहां पे गलती करी, कौन बताएगा। यस आपने समझ लिया होगा कि यहां पे ट्वाइस आएगा, दैट विल बी ट्वाइस, तो ये एरिया 6√3 नहीं आएगा, 12√3 आएगा, और जिस बच्चे ने गलती की होगी उसको आंसर अवेलेबल था ऑप्शन में, देख सकते हैं 6√3 है ना। तो मैं भी वो बच्चा था जिसने शुरुआत में मिस्टेक कर दी थी, पर मैंने को पता लगा कि भाई साहब गड़बड़ हो गई, यहां तो दो एरिया निकालने थे, ट्वाइस करना था, अपन पहले बोल चुके थे इस बात को। चलिए तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, एंड दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहली बात, डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ टाइप ऑफ इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व्स डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आपके सामने, ये लिखे हुए ना, ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन है। एन इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व्स डिपेंडेंट वेरिएबल and independent variable and differentiation of dependent variable with respect to independent variable, वही आपकी differential equation होती है। अब differential equation में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा ना, वही आपका ऑर्डर होगा, ये बात ध्यान रखना। जैसे मैं इस वाले सवाल की बात करूं तो इस वाले सवाल का मैं ऑर्डर डायरेक्टली बता सकता हूं कि ऑर्डर किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर। ऑर्डर विल बी इक्वल टू 3, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इस वाली इक्वेशन में अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर किसके बराबर हो जाएगा, ऑर्डर 2 के बराबर हो जाएगा, राइट। पर बात यह है कि डिग्री क्या होगी। अब डिग्री जो होती है ना, उसके लिए थोड़ी सी स्पेशल बातें ध्यान रखनी है कि dy बाई dx के ऊपर कोई भी फ्रैक्शनल पावर नहीं आनी चाहिए, dy बाई dx की कोई भी टर्म के ऊपर फ्रैक्शनल पावर नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात ये ध्यान रखना, ln के अंदर e की पावर में, साइन में, cos बाई tan में dy बाई dx नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो डिग्री डिफाइन नहीं होगी। जैसे पहला एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं, ऑर्डर और डिग्री बताना है, तो ऑर्डर और डिग्री अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है, इस सवाल की अगर मैं बात करूं, अगर ऑर्डर और डिग्री कैलकुलेट करना है इस वाले सवाल में, तो बताइए क्या होगा, व्हाट विल हैपन। ये लिखा हुआ है e की पावर x का एक्सपेंशन। e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, इस तरह से चलता जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये y बराबर हो जाएगा कितना, e की पावर x का एक्सपेंशन लिखा हुआ है ये, यानी e की पावर में कितना, dy बाय dx। e की पावर में dy बाई dx तो लिखा हुआ है, e की पावर dy बाई dx का एक्सपेंशन क्या होगा, 1 प्लस dy बाई dx अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली अगर मैं ln ले लूंगा तो ln y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, dy बाई dx। तो dy बाई dx ln y के बराबर आ गया, तो ऑर्डर तो 1 होगा और डिग्री भी 1 होगा। देखिए ln के अंदर y आ रहा है, dy बाई dx का टर्म नहीं आ रहा। अगर इसकी बात करूं ऑर्डर और डिग्री की, तो हमें दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा। अगर दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो क्यूब करने पर कितना मिलेगा हमें, यहां तो पावर 2 बचेगी, ये कितना बन जाएगा, दिस विल बी d3y बाई dx क्यूब। d3y बाई dx क्यूब, इस पूरे का कितना हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू dy बाई dx
प्लस का 2 इस पूरे का होल क्यूब। अब बात यह आती कि जिसका ऑर्डर देखोगे उसी का डिग्री देखोगे, ये बात ध्यान रखना। तो इसका ऑर्डर देखा है तो पावर भी मैं इसी की देखूंगा, पावर आ जाएगी 2। अब कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता कि डिग्री 2/3 के बराबर हो जाएगी, ये पहले ही मैं बता चुका हूं। द पावर शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, फ्रैक्शंस नहीं आने चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब अगले वाले सवाल में देखिए, अगले वाले सवाल में ऑर्डर तो 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं डिग्री की। यहां ln के अंदर dy/dx आ रहा है, क्या हम ये हटाने में कामयाब हो पाएंगे? अगर ये हटाने में कामयाब हो जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं आपसे, हमारे पास क्या लिखा हुआ है d2y/dx²। अच्छा, मैं x को नीचे ले गया तो ये क्या दिखाई देगा 1/x, ये हो जाएगा d2y/dx², दैट विल बी इक्वल टू ln के अंदर dy/dx। अब आपने ln के अंदर dy/dx में से इसको ऐसे करने की कोशिश की e की पावर में, इसको e की पावर में ले जाने की कोशिश की तो फिर से d2y/dx² e की पावर में चला जाएगा। यानी dy/dx या तो ln के अंदर आएगा या फिर e की पावर में आएगा, इसका मतलब डिग्री नॉट डिफाइन होगी, या तो है ना डिग्री डिफाइन नहीं होगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं भी लेता हूं, साइन इनवर्स के अंदर dy/dx इज इक्वल टू लिखा हुआ है x+y। बताओ इसका ऑर्डर और डिग्री कितना होगा? साइन इनवर्स के अंदर dy/dx बराबर x+y, तो ऑर्डर तो इसका 1 के बराबर हो जाएगा, राइट। ऑर्डर तो कितना हो जाएगा 1 के बराबर, डिग्री क्या होगी? कितने लोग बोलते हैं कि इसका डिग्री नॉट डिफाइन होगा? कितने लोग बोलते हैं कि इसका डिग्री नॉट डिफाइन होगा? जो लोग बोलते हैं ना इसका डिग्री नॉट डिफाइन होगा, एब्सोल्युटली रॉन्ग, वेरी गुड। तो dy/dx किसके बराबर आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू साइन के अंदर x+y। ये लो ना, हट गया यहां से, इट हैज बीन रिमूव फ्रॉम हियर, यहां से ये चीज जो है वो रिमूव हो चुकी है। तो dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन ऑफ x+y। तो ऑर्डर तो 1 हो जाएगा और डिग्री भी 1 हो जाएगा। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है देखिए ध्यान से। फॉर्मेशन इक्वेशन में सबसे पहले दिया हुआ है, इफ एन इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल हैविंग सम आर्बिट्री कांस्टेंट इज गिवन। ये आर्बिट्री कांस्टेंट आपको पता होंगे, देन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल as many times as the number of arbitrary constant present in it। जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे। अगर 2 नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे तो 2 बार ही डिफरेंशिएट करेंगे, ये बात ध्यान रखना। फिर आपको क्या करना है? एलिमिनेट करना है। किसको? आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। और जो बची हुई क्वांटिटी होगी उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में? एलिमिनेंट। उस एलिमिनेंट को ही अपन रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई भी कर दिया हुआ है, आपको पता लग गया कि उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, बहुत सिंपल सा फंडा है, समझा देता हूं। आपको पता लग गया उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, तो कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे? उतनी बार ही डिफरेंशिएट करोगे। और उतनी बार ही डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करेंगे? उन नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देंगे बाय यूजिंग दैट इक्वेशंस। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि जितने वेरिएबल्स को आपको एलिमिनेट करना है, मान लीजिए आपको 3 वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है, तो यू शुड रिक्वायर 4 इक्वेशन टू एलिमिनेट देम। 3 तो एलिमिनेट करने के लिए और चौथी यूज आएगी ना उसको पुट करने के लिए, ठीक है। तो यू रिक्वायर 1 मोर इक्वेशन। बट अगर 3 वेरिएबल है, तीनों की वैल्यू निकालनी है तो 3 इक्वेशन में काम हो जाएगा। चलिए, तो एक सवाल दिया हुआ है आपको, देखिए यहाँ पे, Form the differential equations if y square is equal to 4a into x plus b, where a and b are arbitrary constant. तो here you can see there are number of arbitrary constant कितने हैं बाबा? 2 नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट तो 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। कर्व आपको दिया हुआ है y स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 4a x प्लस का इसको मैं लिख सकता हूं 4ab, मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसको, राइट। तो एक बार तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स y और ये हो जाएगा y डैश दैट इज इक्वल टू 4a, और 4ab की तो पात्रता खत्म हो चुकी है यहाँ पे, है ना, वो 0 हो चुका है। तो ये अल्टीमेटली किसके बराबर आ जाएगा? 2a के बराबर। तो y इंटू वाई डैश दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 2a। अब बात यह है कि आपके पास लाइसेंस है। क्या लाइसेंस है आपके पास? क्या आप एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हो? तो कर दो ना, क्या सोच रहे हो आप? देखिए, जैसे ही मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, इधर कांस्टेंट आ रहा है और डिफरेंशिएट करते कांस्टेंट 0 हो जाएगा, यानी y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y डैश। तो y डैश इंटू वाई डैश हो जाएगा y डैश का स्क्वायर, प्लस इस बार y वैसा का वैसा y डैश का डिफरेंशिएशन y डबल डैश, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं dy/dx का होल स्क्वायर प्लस का y इंटू d2y/dx स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 0। ये किसके बराबर आएगा? 0 के। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अपन उसको बोलते हैं RDE। RDE का मतलब दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दिस, ये इसका सोल्यूशन है। तो यहां पे देखते हैं जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतनी बार आप डिफरेंशिएट कर सकते हो और उनको एलिमिनेट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। कई बार डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाते हैं, कई बार दिमाग यूज करना पड़ेगा, कहीं बहुत ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, कई बार अल्ट्रा लेजेंड बनना पड़ेगा, ठीक है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
अब जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है देखिए, अब जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ये होता है, तो जनरल सोल्यूशन की सबसे पहले एक बात बताता हूं। जनरल सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपने क्या किया, जनरल सोल्यूशन का मतलब कोई भी सोल्यूशन अगर आपको मिलेगा वो आर्बिट्री कांस्टेंट से इंक्लूडेड, जैसे पिछले वाले सवाल में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इनटू में x प्लस बी, मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहां पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, तो जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतना ही उस इक्वेशन का ऑर्डर आएगा। जैसे यहां पे 2 नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट थे तो इसका ऑर्डर किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर। ऑर्डर 2 था, डिग्री 1 के बराबर थी। तो यहां पे क्या होगा कि जनरल सोल्यूशन में क्या होगा, जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतना ही उसका ऑर्डर होगा। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन होगा। अब बात यह आती है कि अगर आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, वो जो कांस्टेंट आ रहा होगा उस कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए कोई ना कोई आपको कंडीशन दी होगी। यानी एक्स और वाई में देयर विल बी सम पॉइंट या सम कंडीशन सच दैट उस कांस्टेंट का वैल्यू निकल जाए, और उस कांस्टेंट का अगर आप वैल्यू निकाल पाओ दैट इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एलिमेंट्री टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले आता है वेरिएबल सेपरेबल। अब हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहला मेथड है, इससे पहले क्या था, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक हम फॉर्म कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कर रहे थे, इसमें सवाल में देखो ना आप, इस वाले सवाल में क्या किया था, फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी, इस बार डिफरेंशियल इक्वेशन दी है तो उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला मेथड जो शामिल है वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड शामिल है। मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है dx अपॉन एफ ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू dy अपॉन g ऑफ x, इस तरह से लिखा हुआ है। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, g ऑफ x इंटू में dx दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ y इंटू में dy, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूंगा। सर इंटीग्रेशन क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आपने वेरिएबल सेपरेबल कर दिए, यानी dx के साथ आपने x की टर्म्स भेज दी और y के साथ dy के साथ आपने y की टर्म्स को भेज दिया, तो दोनों सेपरेट हो चुके हैं, तो दोनों आपस में इंटीग्रेट हो जाएंगे, और जैसे ही दोनों इंटीग्रेट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहां पे देखिए सबसे पहला सवाल, एक एग्जांपल लिया है मैंने आप लोगों के सामने कि x इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, कैसे करेंगे बताओ, हाउ टू डू। सर वही आपने बताया, जैसे x के टर्म dx के साथ और y की टर्म dy के साथ। बहुत बढ़िया समझे तुम तो। फिर इसका मतलब ये हो जाएगा, देखिए यहां पे ध्यान से, ये y है, यहां पे dy को रहने दीजिए, डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर को नीचे ले आइए, एंड दैट विल बी इक्वल टू dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो dx ये x नीचे आ जाएगा इंटू में x, नीचे ऑलरेडी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और न्यूमरेटर में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इस तरह से दिखाई दे रहा है, बहुत ही बढ़िया। यहां पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। इसको इंटीग्रेट करोगे तो साफ दिखाई दे रहा है कि इस वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, तो ये तो हाफ ln के अंदर कितना आ जाएगा बच्चों, 1 प्लस वाई स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, करना आता है, कर लोगे इसका इंटीग्रेशन। चलो मैं कर देता हूं, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, एक तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में और एक प्लस एक्स में, राइट दिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में, डिनोमिनेटर में आ रहा है x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके नीचे भी x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसके नीचे भी x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक तो बनेगा dx अपॉन x, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, प्लस एक बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, x कट जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ln x। इसका इंटीग्रेशन बताओ, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ बच्चा, क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x और प्लस का c। तो दिस इज वेरिएबल सेपरेबल, और वेरिएबल सेपरेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। वेरिएबल सेपरेबल जेईई मेंस में काफी बार पूछी जा चुकी है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना है। अब यहां पे मैंने कांस्टेंट लगाया था, तो वहां पे कांस्टेंट निकालने के लिए आपको कोई ना कोई कंडीशन जरूर दी जा सकती है, और डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी सवाल में इन्वॉल्व किया जा सकता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, होमोजीनियस इक्वेशन। अब होमोजीनियस इक्वेशन 2 तरह की होती है। 2 तरह की क्या होती है, जैसे आपने पूरे फंक्शन को y बाय एक्स में कन्वर्ट कर दिया या पूरे फंक्शन को x बाय वाई में कन्वर्ट कर दिया। अगर पूरे फंक्शन को आपने y बाय एक्स में कन्वर्ट कर दिया तो y बाय एक्स को v पुट करते हैं, अगर पूरे फंक्शन को x बाय वाई में कन्वर्ट कर दिया तो x बाय वाई को v पुट करते हैं। यहां से आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू कितना, vx, यानी dy बाय dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाय dx इफ वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि अगर y बाय x को v पुट किया है तो आपको dy बाय dx निकालना पड़ेगा। अगर x बाय y को v पुट किया है तो x बराबर कितना हो जाएगा, vy, तो यहां पे हो जाएगा dx बाय dy इज इक्वल टू v प्लस y टाइम्स ऑफ dv बाय dy। यहां पे आपको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मींस अगर आपका पूरा फंक्शन
x बाय वाई के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो इट विल बी dx बाई dy, dx बाई dy का टर्म में बनाना होगा। अगर पूरा एक्सप्रेशन y बाय x के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो dy बाई dx, y बाय x, dy बाई dx, x बाय y, dx बाई dy, एज सिंपल एज इट, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए हमें कैसे पता लगेगा होमोजीनियस है। वहां तो सर क्या होता है, रायता फैला देते हैं, है ना सर, हमें पता ही नहीं लगता कि कब कौन सा तरीका लगेगा सर, सारे सवाल एक साथ मिक्स हो जाते हैं सर, और मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है एनसीईआरटी में सर, रायता फैला देते हैं सर, पता ही नहीं लगता कि कौन सी टाइप लगेगी, ये तो सीखना है। अब ये तो होमोजीनियस से साफ पता लग रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स इंटू वाई, तो सबका डिग्री 2 है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इनटू में कितना हो जाएगा dx, दैट इज इक्वल टू 2xy इनटू में dy। तो यहां से dy बाई dx का वैल्यू किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ xy। तो ये dy बाई dx किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू हाफ। सेपरेट कर लो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई की जगह कितना आ जाएगा, एक्स बाय वाई, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई की जगह कितना आ जाएगा, वाई बाय एक्स। ये लो, अब dy बाई dx से क्या पुट कर सकते हो, v प्लस एक्स dv बाय dx, एंड दैट विल बी इक्वल टू हाफ। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 1 बाय वी और प्लस का ये हो जाएगा v। क्लियर, वो हो जाएगा 1 बाय वी और प्लस का ये v हो जाएगा, ये हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाई dx, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय 2 v प्लस का v बाई 2। इसको इधर लाओ v को, तो ये हो जाएगा x dv बाई dx। देखो अल्टीमेटली वेरिएबल सेपरेबल ही लगनी है यहाँ पे, अल्टीमेटली वेरिएबल सेपरेबल ही लगनी है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना। x इंटू dv बाई dx दैट इज इक्वल टू हाफ 1 बाय 2v, और ये हो जाएगा v बाई 2 माइनस v, यानी माइनस का v बाई 2। इफ यू टेक एलसीएम x dv बाई dx दैट विल बी इक्वल टू, नीचे कितना आ जाएगा बच्चों 2v, और यहां पे कितना आ जाएगा बालक, ये आ जाएगा 1 और माइनस का ये हो जाएगा v स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2v dv डिवाइड बाय 1 माइनस v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू dx अपॉन x, इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब ये सॉल्व कर सकते हो आप, नीचे वाले को टी पुट करोगे तो ऊपर वाला बन जाएगा और ये ln में आ जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे खास बात, अगर आपको LHS और RHS में जो इंटीग्रेशन है वो लॉग में मिल रहे हैं तो कांस्टेंट को भी लॉग में ले लेना, नाराज हो जाता है, और नाराज हो गया अगर कांस्टेंट तो भाई साहब गड़बड़ ऐसी मचाएगा ना, तुम्हें आंसर भी समझ में नहीं आएगा, कहां से आंसर आ रहा है कहां से जा रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि अगर ln में आ रही दोनों चीजें, ln में मतलब इधर भी लॉग में आ रहा है इधर भी लॉग में आ रहा है, एक एक टर्म लॉग में आ चुका है भाई साहब, कांस्टेंट को लॉग में लेना ना भूलें। अगर आपने कांस्टेंट को लॉग में नहीं लिया है, यानी LNC या log C नहीं लिया है, तो धज्जे उड़ा देगा वो आंसर की, क्योंकि आपको आंसर समझ में ही नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा मैं कोई और सवाल सॉल्व कर रहा हूं, है ना, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप ये सवाल सॉल्व कर रहे हो, आपको लगेगा अपन दूसरी दुनिया का कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं, ये सवाल तो सॉल्व ही नहीं कर रहे। राइट, इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप्स की होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहली टाइप क्या होती है, ध्यान से देखिए, dy बाई dx प्लस का प्लस का प्लस का प्लस का प्लस का p इंटू में y बराबर q। सबसे पहली डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस का p इंटू y बराबर q, वेयर, जहां, वेयर का मतलब जानते हैं ना आप, p एंड q आर फंक्शन ऑफ x, और यहां पे कांस्टेंट्स होते हैं तो भी चलता है, यहां पे कांस्टेंट होते तो भी चलता है, कई बार ऐसा होता है कि कांस्टेंट्स भी आ जाते हैं यहां पे। एक तो ये टाइप होती है, और एक होती है बाबा dx बाई dy प्लस का r इंटू एक्स बराबर s। यहां पे क्या होगा, r एंड s r किसके फंक्शन होंगे भाई, y के और कांस्टेंट, और कांस्टेंट्स, तो r एंड s आर फंक्शंस ऑफ y और कांस्टेंट। अब मेन बात आती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, बताओ 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 बताओ, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, व्हाट विल बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस सर, इसका इंटीग्रेशन फैक्टर होगा e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू dx। तूने p के साथ dx क्यों लगाया सर, p जो है वो x का फंक्शन है, आपने तो लिखा था, अच्छा मैंने लिखा था क्या, अच्छा ठीक 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 ठीक। तो बाद में क्या होता है, सोल्यूशन लिखते हैं, तो सोल्यूशन क्या आता है इसका, सोल्यूशन आता है y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये कौन है भाई साहब, क्यू है नहीं, मतलब क्यू है, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में dx एंड प्लस का c, दिस इज द सोल्यूशन। इस तरह से फाइनली आपका सोल्यूशन लिखा जाता है। देखो और भी तरीके होते हैं, और तरीका क्या होता है, पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको सॉल्व, मेरे को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है एज कंपेयर टू स्टूडेंट्स कंसर्न, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वहाँ आइडेंटिफाई करना पड़ता है। बेटर ये ना सिंपल तरीके से जाओ, काहे को फालतू में जलेबी बनानी है, जब हम सीधे सीधे रास्ते जा सकते हैं तो भूल भुलैया बना के काहे को जाए। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आप देखेंगे, ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन r इंटू dy, सोल्यूशन क्या आएगा यहाँ पे, x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर that will be equal to integration s इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में dy प्लस का c, dy आएगा भाई,
क्योंकि वो y का फंक्शन बनेगा, x का फंक्शन नहीं बनेगा। ये बात ध्यान रखना आप लोग, अच्छे से ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए तो यहां पे देखिए, अब हम सवाल को करते हैं। अच्छा, मैंने दो डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों सॉल्व कराई? आप सर आप ये भी बोल सकते थे कि y की जगह x आ जाएगा, तो उसके पीछे कारण ये है कि कई बार आप ऐसे देखोगे, आपको डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dt बाई dx में बन जाएगी, dz बाई dy में बन जाएगी, du बाई dx में बन जाएगी। तो आपको पता तो लगना चाहिए कि कौन u का काम कर रहा है, मतलब यहां पे इस इक्वेशन के रेस्पेक्ट में कौन y का काम कर रहा है, कौन x का काम कर रहा है। दैट्स व्हाई इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू विल गेट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y और x। आपको थोड़ा सा तो कंफ्यूज कर सकते हैं ना, y और x की जगह t और z डाल दिया, यहां पे dt बाई dz डाल दिया। अब dt बाई dz डाल दिया तो कंफ्यूज हो गया ना, यहां पे क्या आएगा, t आएगा y की जगह। समझ, मतलब थोड़ा सा आप रिलेट कर लेना उस चीज को। अगर आपने रिलेट नहीं किया तो ये तो रटने वाली कहानी हो गई कि आपने चीजों को रट लिया, है ना। ये बात ध्यान रखना, रटना नहीं है चीजों को, ठीक है। तो सॉल्व dy बाई dx प्लस का 2y इज इक्वल टू क्लॉसेस, ये पहली वाली टाइप की इक्वेशन है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा कितना, e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू dy, और बेटा e की पावर में 2 टाइम्स, अरे y कहां से आ गया, चिंटू बेटा y को हटाओ, चलो 2 टाइम्स की कितना हो जाएगा dx, तो ये जाएगा e की पावर 2x, राइट, क्योंकि कांस्टेंट तो 2 ही आ रहा है, ये e की पावर 2x हो जाएगा। अब बात आती है सोल्यूशन लिखने की, तो सोल्यूशन क्या होगा, y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इनटू में cos x इनटू में dx। अब ये जो इंटीग्रेशन है ये बहुत आसान नहीं है, दिस इज अ डिफिकल्ट इंटीग्रेशन। ये किससे सॉल्व होगा, बाई पार्ट से। तो आप बाई पार्ट्स लगा लेंगे यहाँ पे, तो y इंटू ई की पावर 2x दैट विल बी इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, cos 2x का कर दो या कर लेना अपने आप। इस टाइप के इंटीग्रेशंस आपने एनसीईआरटीज में किए होंगे, दीज आर वेरी सिंपल इंटीग्रेशंस। बाई पार्ट्स लगेगा, हो सकता है 2 बार में सॉल्व हो, ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्म की तरफ। अगला टाइप क्या है हमारा, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म का मतलब इसको बर्नौलीज भी बोल सकते हैं ना, इसको हम बर्नौलीज भी बोल सकते हैं, और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बर्नौली। अब कैसे ये रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म होगी ये समझना है हमें, कैसे रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म होगी ये देखना है। तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, dy बाई dx प्लस का y बाई x इज इक्वल टू y क्यूब। चलिए क्या करें, बताओ, तुम बताओ, वॉट वी विल डू हेयर, हम यहां पे क्या करेंगे बताइए। तो सर हम यहां पे सबसे पहले y क्यूब से डिवाइड करेंगे। कितने लोग बोलते हैं कि y क्यूब से डिवाइड करेंगे, जो लोग बोल रहे हैं y क्यूब से डिवाइड करेंगे दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई क्यूब, इनटू में आ जाएगा dy बाई dx, प्लस ये हो जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर, इनटू में 1 बाई एक्स दैट विल बी इक्वल टू 1। अब क्या करें, आगे बताओ, आगे बताओ, रिड्यूसिबल टू लीनियर बनाना है, आगे बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, हमारा अगला स्टेप होगा, सब हम 1 बाई वाई स्क्वायर को टी पुट कर देंगे। अब 1 बाई वाई स्क्वायर को टी पुट करेंगे तो माइनस 2 बाई वाई क्यूब इनटू में डी वाई दैट विल बी इक्वल टू टी टी, dy by dx is equal to dt by dx. I am differentiating with respect to x. तो यहां से देख सकते हैं 1 by y क्यूब इनटू में dy by dx, ये आ जाएगा माइनस 1 by 2 dt by dx के बराबर, है ना, सही है, देख लो 1 by y स्क्वायर को टी पुट किया, माइनस 2 by y क्यूब इंटू dy by dx दैट इज इक्वल टू dt by dx। तो यहां पे आ जाएगा बच्चों माइनस 1 by 2 dt by dx प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर की जगह हमने टी पुट कर दिया, तो ये t इंटू 1 बाई एक्स आ जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। पूरी इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से, तो dt बाई dx पूरी इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का t इंटू में -2 बाई एक्स दैट विल बी इक्वल टू माइनस का 2, राइट। अब सॉल्व करना है। अब देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज हो गई, dt बाई dx यहां t आ रहा है, यहां t आ रहा है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा क्या, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 2 बाई एक्स, सही बात है। तो इसको अपन लिख सकते हैं e की पावर माइनस का 2 बाई एक्स, e की पावर -2 बाहर निकाल ले, ये आ जाएगा ln x, यानी मेरे हिसाब से 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, राइट। इफ कैलकुलेशन इज नॉट रॉन्ग ये 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि -2 पर चला जाएगा तो x की पावर -2, तो e की पावर में ln में x की पावर -2 दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब बात आती है सोल्यूशन लिखने की, तो सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां पे आ रहा है माइनस का 2 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में dx, तो ये आ जाएगा t इंटू में 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू -2। 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन वो हो जाएगा x की पावर -2 प्लस का 1 अपॉन -2 प्लस का 1 प्लस का c, और t की जगह क्या पुट कर देना, t की जगह वापस से 1 बाई वाई स्क्वायर पुट कर देना, यू विल गेट द आंसर। दिस इज बर्नौली, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बर्नौली इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है, हमें अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए,
है ना। बर्नौली इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ इक्वेशंस जो कि हमें बहुत अच्छे से सॉल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्नौली में ज्यादातर आपको ये होगा कि जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म दिख रही है ना, उस हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म से डिवाइड कर दो। बहुत सारे सवाल तो उसी सॉल्व हो जाते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे वाई क्यूब दिख रहा था तो वाई क्यूब से मैंने डिवाइड कर दिया। अब मुझे पता है कि बाहर 1/y क्यूब इंटू dy बाई dx बन रहा है, तो किसको टी पुट करने के वाई क्यूब बनेगा, ऑब्वियसली बात है 1/y स्क्वायर को टी पुट करने से वाई क्यूब बनेगा, राइट। और डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट पे करना है, ये बात हम ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आगे की बात करते हैं। आगे क्या है, देखिए अगला टॉपिक क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। आप इसका प्रोसेस याद रख सकते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आपको मैं सवाल के थ्रू समझाऊंगा तो ज्यादा बढ़िया होगा, है ना, ज्यादा बढ़िया होगा अगर मैं सवाल के थ्रू समझाऊंगा आपको। भाई देखिए मैं पढ़ के बताता हूं, अगर मेकिंग नहीं समझ में आएगा छोड़ो, सवाल के थ्रू देखेंगे, है ना, सवाल के थ्रू समझेंगे। एक सवाल देखिए, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय y बराबर cx स्क्वायर। y बराबर cx स्क्वायर के लिए आपको फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालनी है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालनी है इस वाले के लिए, y बराबर cx स्क्वायर के लिए। ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे इसको, कितने डिफरेंशिएट कीजिए। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx का वैल्यू किसके बराबर आएगा, ये आएगा c इंटू 2x के बराबर, दैट विल बी इक्वल टू c इंटू 2x। अब ये c इंटू 2x के बराबर आएगा बच्चों, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ, 1/2x इंटू में आ जाएगा dy बाई dx। आपको आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, तो c का वैल्यू आ जाएगा 1/2x इंटू dy बाई dx। ये कहां पुट कर देंगे सवाल के अंदर वापस से, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू c का वैल्यू हो जाएगा 1/2x इंटू में हो जाएगा dy बाई dx इंटू में कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2y बराबर x इंटू dy बाई dx, ये लो, सही बात है। अब बात ये है कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालते वक्त हमें dy बाई dx को किससे रिप्लेस करना होता है, बस ये ध्यान रखिएगा, dy बाई dx को रिप्लेस करना होता है माइनस dx बाई dy से, है ना, dy बाई dx को रिप्लेस करना होता है माइनस dx बाई dy से। तो यहां पे जो dy बाई dx आप देख रहे हैं उसकी जगह माइनस dx बाई dy पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2y दैट विल बी इक्वल टू x, और dy बाई dx की जगह आ जाएगा माइनस का dx बाई dy, दैट विल बी इक्वल टू माइनस का dx बाई dy। भाई ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, क्या करना है, पहले उसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद जो आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू आएगा वापस से कर्व में पुट कर दो, और कर्व में पुट करने के बाद अगला प्रोसेस क्या होगा, अगला प्रोसेस ये होगा कि x और y में जो इक्वेशन मिली होगी और dy बाई dx की टर्म भी आ रही होगी, वहां से dy बाई dx को रिप्लेस कर दो माइनस dx बाई dy से। अब ध्यान से देखिएगा क्या होगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2y इंटू dy, और ये हो जाएगा माइनस का x इंटू dx, सही बात है। dy को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2y dy दैट इज इक्वल टू माइनस का x इंटू dx, तो ये हो जाएगा 2, y इंटू dy का वैल्यू आ जाएगा y स्क्वायर बाई 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस का x स्क्वायर बाई 2 प्लस का c हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा 2y स्क्वायर बराबर माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2c, यानी x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू k एंड दैट इज द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आई, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री करस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय y बराबर cx स्क्वायर, सही बात है। उसके लिए ऑर्थो ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेजेक्ट्री, आपने पढ़ा होगा तो पैराबोला में कि ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है सरपाथ, तो ये ऑर्थोगोनल पाथ है इस कर्व के करस्पॉन्डिंग y बराबर cx स्क्वायर करस्पॉन्डिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगली बात है नोट। अब ये नोट आपको सारा ध्यान रखना है, फॉलोइंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी रिमेंबर। अच्छा मैंने आपको बोल दिया लेट अस सपोज d ऑफ xy, अब d ऑफ xy को मैं क्या लिख सकता हूं बताऊं, d ऑफ xy का मतलब होगा y इंटू में dx प्लस का x इंटू में dy। अगर आपको ऐसा दिखे तो आप उसको y इंटू d ऑफ xy लिख सकते हैं, सॉरी d ऑफ xy लिख सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर आपने सीधा उसको d ऑफ xy लिख दिया तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो d हट जाएगा, केवल xy बचेगा, क्लियर है। जैसे dx प्लस dy, इसको लिख सकते हैं d ऑफ x प्लस y, पहला पार्ट, dx माइनस dy x माइनस y, ये देखिए ये रहा x इंटू dy प्लस का y इंटू dx दैट इज इक्वल टू d ऑफ x इंटू y। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, ये भी बहुत बार मेंस में डायरेक्टली आ जाते हैं, आपको फॉर्म पहचाननी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे d ऑफ y बाई x आ गया, अब d ऑफ y बाई x मुझे कैलकुलेट करना है, तो d ऑफ y बाई x किसके बराबर आएगा बताओ, d ऑफ y बाई x आएगा सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन यानी dy इंटू में x माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन दैट इज dx इंटू में y डिवाइडेड बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो ये आपको दिखेगा x इंटू dy माइनस y इंटू dx अपॉन x स्क्वायर लाइक दिस। अब ये आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होता, आप भी जानते हैं इसको आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होता है। ये अगली बात हो गई ट्वाइस ऑफ x dx प्लस का y dy, तो ये d ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे d ऑफ x बाई y निकाला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, x इंटू डी वाई प्लस का y इंटू डी एक्स अपॉन एक्स वाई, ये d ऑफ ln xy होगा, है ना, क्योंकि ln xy को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन एक्स वाई और x इंटू वाई का हो गया कितना,
ये हो जाएगा y इंटू में dx प्लस का x इंटू में dy। अब tan इनवर्स ऑफ y बाय x की बात कर लेते हैं। tan इनवर्स ऑफ y बाय x को कैसे लिखोगे? 1/1 प्लस y बाय x का होल स्क्वायर। अब y बाय x का करोगे तो कितना हो जाएगा? x इंटू डी वाई माइनस का y इंटू में dx अपॉन नीचे में x स्क्वायर आ जाएगा। इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो अल्टीमेटली x dy माइनस का y dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आपको मिल जाएगा। सिमिलरली d ऑफ ये भी देख सकते हैं, ln के अंदर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये इस तरह से आपको दिखाई देगा। राइट, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको ये बात समझ में आती है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी फॉर्मूले, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, पर आपको मैंने सारे फॉर्मूले नहीं बताए क्योंकि हर फॉर्मूला थोड़ी ना काम आएगा। एवरी फॉर्मूला इज नेसेसरी, दैट इज नॉट 100%, पर जो फॉर्मूले मैंने बताया उसमें से कोई फॉर्मूला जरूर काम आ सकता है, तो ये सारे फॉर्मूलास को आप प्लीज याद रखिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। The difference between the degree and order of a differential equation that represent the family of curves given by this, ये आपको इस तरह से दिया हुआ है, y square is equals to ये हो जाएगा ax plus का a into a root by 2। ऑब्वियस सी बात है, there is only one arbitrary constant, there is only one arbitrary constant and that is a। तो एक बार ही डिफरेंशिएट कर पाओगे बच्चों, किस्मत खराब है हमारी। 2y dy by dx that is equal to ax का a आ जाएगा, ये लो। अब क्या करें बताओ? अब क्या करें? ऑब्वियस सी बात है कि a को गायब करना पड़ेगा, तो a को गायब कैसे करोगे? इक्वेशन में पुट कर दो, क्योंकि एक तो खुद ही इक्वेशन है भाई, आपने एक बार ही डिफरेंशिएट किया तो एक इक्वेशन तो आपको वहां से मिल गई। एक तो आपको कर्व का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको दो इक्वेशन कैसे मिलेगी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए? तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एक ही जगह आ जाएगा 2y dy बाई dx, ये एक ही जगह पे आ गया, इनटू में आ जाएगा x प्लस का ये 1/2 a रूट a आ जाएगा। a का मतलब हो जाएगा 2y dy बाई dx और रूट a का मतलब हो जाएगा रूट के अंदर 2y dy बाई dx। देखो गेम खेला इसने, गेम खेला, इसने रूट पे लाके पटक दिया, है ना? चलो, पर ये नहीं जानता हम इससे भी खतरनाक गेमर हैं। चलिए, तो यहां पे देखिए, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2xy dy बाई dx, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर लिखे हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू, ये कितना बचेगा? y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इंटू में बचेगा dy बाई dx इंटू में रूट ऑफ 2y dy बाई dx। व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर? वी आर गोइंग टू स्क्वायर हियर, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का 2xy और ये हो जाएगा dy बाई dx, इस पूरे का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर इंटू में dy बाई dx का होल स्क्वायर इंटू में आ जाएगा 2y इंटू में dy बाई dx। राइट, अब यहां से आप देखेंगे कि ऑर्डर तो आपको साफ पता लग रहा है कि 1 के बराबर है। ऑर्डर इज 110%, इट इज इक्वल टू 1। अब बात आती है कि डिग्री कैसे देखेंगे। जैसे यहां पे अगर मैं इसके स्क्वायर को ओपन करूंगा तो dy बाई dx का होल स्क्वायर आएगा। राइट, मैक्सिमम जो आएगा, देखो सब जगह dy बाई dx की टर्म है, पर कहीं पे dy बाई dx का स्क्वायर आएगा, कहीं पे सिंगल dy बाई dx आएगा, यहां पे मल्टीप्लाई करने पे dy बाई dx का क्यूब आएगा। तो भाई साहब, सबका ऑर्डर 1 है तो डिग्री वो देखेंगे जो मैक्सिमम है। तो यहां पे डिग्री मैक्सिमम, इस पूरे एक्सप्रेशन में डिग्री मैक्सिमम कितनी है? वो डिग्री, ऑर्डर तो 1 हो गया, सीधी सी बात है, वो तो पहले भी पता था हमें। डिग्री किसके बराबर आ जाएगी? 3 के बराबर आएगी। द डिग्री विल बी 3। इस केस में आप वो डिग्री लोगे जो मैक्सिमम होगी, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि सबका डिफरेंशियल ऑर्डर सेम है। तो डिग्री 3 के बराबर हो जाएगी। तो डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड ऑर्डर पूछा है, तो डिग्री और ऑर्डर के बीच का डिफरेंस किसके बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर। दैट विल बी इक्वल टू 2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 2 के बराबर। तो दिस इज ऑल अबाउट आपके जो चैप्टर आज अपन ने पढ़े, एक डिफरेंशियल इक्वेशन था, एक एरिया अंडर कर्व था और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन था। दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 100% गारंटी कि आप बोल सकते हैं कि इन तीनों में से एक एक सवाल बिल्कुल एग्जाम में टपकेगा आपके सामने। तो बहुत अच्छे से इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करना और अच्छे से तैयारी आपकी चल रही होगी, एकदम बोले तो चौकस। और मेरा आशीर्वाद, मेरी ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ है। 100% हम लोग 99% तो क्रॉस करा के दिखाएंगे, बाकी तो आपकी अपनी अपनी श्रद्धा है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष मालव, बाय बाय।